जब ईरान युद्ध का युद्ध विराम बेहद नाजुक स्थिति में है और अमेरिका ईरान दोनों खुद को विजेता मान रहे हैं, एक देश सच में सबसे ऊपर आया है। यह ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में उलझे दोनों देशों या इजराइल में से कोई नहीं है। असल विजेता अपनी जंग में उलझा है, लेकिन उसने ईरान की घटनाओं का शानदार इस्तेमाल कर खुद को मजबूत किया है। विजेता यूक्रेन है और हम आपको इसके सभी कारण बताएंगे। यूक्रेन ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में शानदार भू राजनीतिक कौशल दिखाया। जब यह स्पष्ट हो गया कि ऑपरेशन कुछ दिनों से अधिक चलेगा, तो यूक्रेन सबसे पहले अमेरिका की मदद के लिए आगे आया। खाड़ी रक्षा में खुद को एक प्रमुख खिलाड़ी बनाकर यूक्रेन ने खुद को रूस और यहाँ तक कि अमेरिका द्वारा पहले जिन देशों को लुभाया गया था, उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में कुशलता से स्थापित किया है। इससे यूक्रेन ईरान में सबसे बड़ा विजेता बनता है और अभी जो हो रहा है वह यूक्रेन के युद्ध क्षेत्र और वहां दिख रही रूसी कमजोरी से जुड़ा है। आइए पिछले कुछ महीनों को ही उदाहरण के तौर पर देखें। मार्च और अप्रैल में रूस ने 2024 से अब तक के यूक्रेन युद्ध के सबसे बुरे 2 महीने देखे। युद्ध अध्ययन संस्थान के अनुसार रूस ने मार्च में कोई खास क्षेत्रीय बढ़त नहीं पाई। अप्रैल तो और भी खराब रहा। ISW का कहना है कि रूस को अगस्त 2024 के बाद पहली बार शुद्ध क्षेत्रीय नुकसान हुआ। वही महीना जब यूक्रेन ने रूसी क्षेत्र कुर्स्क में साहसिक जवाबी घुसपैठ शुरू किया था। आखिरकार पुतिन को 63,000 से ज्यादा सैनिकों, जिनमें उत्तर कोरिया के 4,000 भी थे, झोंकने पड़े ताकि हालात संभाले जा सके। इन सब के अलावा दक्षिण पूर्व में यूक्रेनी जवाबी हमले ने यूक्रेन को वह क्षेत्र वापस पाने में मदद की है जो उसने रूस से खो दिया था, और अब तक लगभग 10% क्षेत्र वापस ले लिया है। 2025 में और रूस का हताहत दर औसतन लगभग 35,000 सैनिक प्रति माह है। और आप देख सकते हैं कि यूक्रेन के पास रूस जितना आपको यकीन दिलाना चाहता है उससे कहीं ज्यादा बढ़त है। यूक्रेन के ईरान में जीतने से क्या संबंध है? जवाब सीधा है। खाड़ी देश यूक्रेन की गतिविधियों पर ध्यान दे रहे हैं और मानते हैं कि वह उनकी कई समस्याओं का समाधान है। यूक्रेन में आज जो हो रहा है वह उन्नत और बहुस्तरीय ड्रोन रणनीति का परिणाम है, जिसका रूस के पास जवाब नहीं है। यूक्रेन ने मध्य और लंबी दूरी के हमलों के साथ आक्रामक रुख अपनाया है, जो रूसी हथियारों को नष्ट कर रहे हैं और रूस के अंदर ही महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को तबाह कर रहे हैं। रूस का तेल खास निशाने पर रहा है, जैसे यूक्रेन ने बाल्टिक सागर निर्यात केंद्रों पर हमला किया, जिससे रूस के 40% तेल निर्यात पर असर पड़ा। रक्षा क्षेत्र में सबसे अहम विकास हुआ है, जहां यूक्रेन ने ऐसे ड्रोन बनाए हैं जो रूस के लंबी दूरी के हथियारों का मुकाबला कर सकते हैं। इन हथियारों में सबसे प्रमुख हैं रूस के शाहिद प्रकार के ड्रोन, और यहीं पर ईरान से जुड़ाव की कड़ी सामने आती है। रूस के पास शाहिद ड्रोन तकनीक सिर्फ इसलिए है क्योंकि ईरान ने उसे यह तकनीक उपलब्ध कराई थी। ईरान की सरकार 2022 से रूस को सीधे तौर पर शाहिद ड्रोन उपलब्ध करा रही है। उसने ये तकनीक रूस को लाइसेंस कर दी, जिससे रूस अपने शाहिद वेरिएंट बना सका। इन्हीं हथियारों से यूक्रेन को लड़ना पड़ा। महत्वपूर्ण ये है कि ईरान ने यूक्रेन युद्ध में इस्तेमाल हुए वही शाहिद ड्रोन पहले भी खाड़ी देशों पर बिना उकसावे के हमलों में इस्तेमाल किए हैं। खाड़ी देशों को अपनी रक्षा मजबूत करने के लिए यूक्रेन की जरूरत है। पिछले महीनों में इंटरसेप्टर ड्रोन जोड़ने के बाद यूक्रेन शाहिद ड्रोन से निपटने में दुनिया का सबसे बड़ा विशेषज्ञ बन गया है। मार्च में यूक्रेन ने दावा किया कि उसने रूसी और ईरानी निर्मित ड्रोन का लगभग 90% इंटरसेप्शन रेट हासिल किया है, जो काफी हद तक कम लागत वाले इंटरसेप्टर ड्रोन के विकास के कारण संभव हुआ, जिससे यूक्रेन को सस्ते शाहिद ड्रोन से निपटने के लिए महंगे इंटरसेप्टर मिसाइलों का इस्तेमाल नहीं करना पड़ा। यही क्षमता खाड़ी देश विकसित करना चाहते हैं और जानते हैं कि यूक्रेन की बहुस्तरीय होती वायु रक्षा प्रणाली का युद्ध प्रयुक्त संस्करण पाने का तरीका स्रोत तक पहुंचना है। यहीं से रूस के लिए यह गंभीर हो जाता है। यूक्रेन का खाड़ी रक्षा में इतना महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनकर उभरना उस सोच को पूरी तरह बदल रहा है जो हमने ईरान युद्ध शुरू होने से पहले भू राजनीति के बारे में बनाई थी। हमारे साथ बने रहें ताकि जान सके क्यों। सबसे पहले उन सौदों की बात करते हैं। रूस के शाहिद प्रकार के ड्रोन के खिलाफ यूक्रेन की सफलता ने
उसे पूरे मध्य पूर्व में आकर्षण का केंद्र बना दिया है, जहां सभी देश यूक्रेन की तकनीक का इस्तेमाल ईरान द्वारा उन्हीं प्रकार के ड्रोन से अपनी रक्षा के लिए करना चाहते हैं। ये यूक्रेन की पहली जीत है और उसने इसका अच्छा उपयोग किया। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी शुरू होते ही यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने मध्य पूर्व का दौरा किया। अटलांटिक काउंसिल ने उस दौरे को युद्धकालीन कूटनीति की मास्टर क्लास कहा, जो सही था। इस दौरे ने यूक्रेन की बढ़ती भू राजनीतिक ताकत दिखा दी। खाड़ी देशों ने जेलेंस्की को समय दिया, जिससे दिखता है कि यूक्रेन की सैन्य छवि इतनी बढ़ गई है कि दूर देशों का ध्यान उस पर गया है। ये दौरा सिर्फ जेलेंस्की के लिए खाड़ी के ताकतवर नेताओं से मिलने से बढ़कर था। जेलेंस्की यूक्रेन के हथियारों का प्रचार कर रहे थे और कई देश इन्हें खरीदने को उत्साहित थे। यूक्रेन के राष्ट्रपति खाड़ी से लौटे हैं, जहां 3 नए रक्षा समझौते हुए, जिनमें यूक्रेन बड़े देशों को ड्रोन और वायु रक्षा विशेषज्ञता देगा। इनमें से हर समझौता 10 साल के लिए है और ये कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के साथ किए गए हैं। यूक्रेन ने इन समझौतों के तहत अपनी जिम्मेदारी निभाने में बिल्कुल भी समय नहीं गंवाया है। मार्च मध्य तक यूक्रेन ने 200 प्लस सैन्य विशेषज्ञ खाड़ी देशों में उनकी नई वायु रक्षा नेटवर्क स्थापित करने में मदद के लिए भेजे। 1 महीने बाद जेलेंस्की ने खुलासा किया कि वे विशेषज्ञ सिर्फ अपने नए सहयोगियों को सलाह ही नहीं दे रहे थे, बल्कि उससे भी ज्यादा कर रहे थे। वे खाड़ी संघर्ष में सक्रिय रूप से शामिल हो रहे थे, इंटरसेप्टर ड्रोन का इस्तेमाल करके उन शाही ड्रोन को नष्ट कर रहे थे जिन्हें ईरान ने अपने पड़ोसियों पर छोड़ा था। यह ड्रोन डिप्लोमेसी का घातक रूप है, जिससे यूक्रेन ईरान युद्ध का सबसे बड़ा विजेता बना है। इसका यूक्रेन के लिए 2 अर्थ है। पहला, वैश्विक मंच पर यूक्रेन को देखने का नजरिया बदल गया है। अपने क्षेत्र पर आक्रमण के शुरुआती कुछ वर्षों तक यूक्रेन को कई लोग एक बहादुर देश के रूप में देखते थे, जिसे रूस के खिलाफ जिंदा रहने के लिए पश्चिम से जितनी संभव हो सके उतनी मदद की जरूरत थी। यूक्रेन हथियारों का प्राप्तकर्ता था, न कि प्रदाता। यह कहना गलत होगा कि यूक्रेन अब प्राप्तकर्ता नहीं है, क्योंकि वह अब भी खुशी खुशी जितनी भी मदद मिल सके उसे स्वीकार करेगा। लेकिन देश ने रक्षा के मोर्चे पर विकास किया है। अब वह उन कई देशों का वैध साझेदार बन गया है जो उसकी मदद कर रहे हैं, और खाड़ी देशों के मामले में वह अब एक आपूर्तिकर्ता बन गया है। यूक्रेन एक महत्वपूर्ण हथियार निर्यातक के रूप में विकसित हो रहा है, और ये सब देश की कम लागत वाले ड्रोन बनाने की क्षमता के कारण है, जो अन्य देशों द्वारा पेश किए गए महंगे विकल्पों के मुकाबले उतने ही प्रभावी है, अगर उनसे ज्यादा नहीं। दूसरा और शायद इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि ये खाड़ी सौदे सिर्फ यूक्रेन के लिए कुछ नए रिश्ते बनाने से कहीं ज्यादा मायने रखते हैं। ये स्वीकारोक्ति है कि यूक्रेन अब उस क्षेत्र में अनिवार्य बन गया है जहां अभी कुछ महीने पहले तक भी उसकी मौजूदगी नहीं थी। ईरान युद्ध से पहले सऊदी अरब और यूएई यूक्रेन को रक्षा साझेदार नहीं मानते थे, तो वे ऐसा क्यों करते? दोनों देशों के पास पर्याप्त सैन्य उपकरण हैं और ऐसा कोई कारण नहीं था कि उन्हें यूक्रेन के साथ साझेदारी की जरूरत पड़े। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी और उसके जवाब में ईरानी शासन द्वारा शुरू की गई शाहिद लाडेन प्रतिक्रिया, जो हर चीज और हर किसी पर हमला कर रहा है, ने सारी स्थिति बदल दी। जो कभी खाड़ी देशों की यूक्रेन की रूस के खिलाफ दुर्दशा के लिए सहानुभूति थी, वह अब सहयोग में बदल गई है, क्योंकि उन देशों को एहसास हो गया है कि उन्हें यूक्रेन की जरूरत है। ये कहना है संघर्ष शोधकर्ता मारिया जोल्किना का। 2026 में यूक्रेन ने अपनी उपयोगिता साबित की, जो खाड़ी देशों की सुरक्षा साझेदारों में विविधता लाने की इच्छा से मेल खाती है। मारिया जोल्किना ने द न्यू वॉइस ऑफ यूक्रेन को बताया। वह कहती है कि यूक्रेन नई तकनीकी समाधानों की प्रयोगशाला बन गया है, जो आधुनिक सैन्य खतरों से निपटने में मदद कर सकती है। यह एक अच्छा तर्क है। यूक्रेन केवल मदद करने की अपनी इच्छा के कारण ही खाड़ी क्षेत्र की भू राजनीति में इतना बड़ा खिलाड़ी नहीं बन रहा है। अब जो कुछ भी वह नए रक्षा समझौतों के तहत प्रदान कर रहा है, वो सब युद्ध में आजमाया हुआ है और काम करने के लिए सिद्ध है। यूक्रेन युद्ध अब किसी भी प्रयोगशाला से बेहतर परीक्षण स्थल बन गया है। व्यावहारिकता सबसे जरूरी है। अगर काम न करे तो न बनाया जाता है, न साझेदारों को दिखाया जाता है। हम यूक्रेन की युद्ध भूमि की सफलता कवर करते हैं, क्योंकि ये असली सबूत हैं कि यूक्रेन खाड़ी देशों को जो पेश करता है वह असरदार है। यहाँ से बड़ा बदलाव शुरू होता है, जिसकी पुतिन ने कल्पना नहीं की थी। खाड़ी में यूक्रेन का प्रदाता बनना सिर्फ एक मोड़ है। यूक्रेन को काफी कुछ मिल रहा है। वो नए साझेदार बना रहा है और रूस को वैश्विक स्तर पर उजागर कर भू राजनीति बदल रहा है।
जिससे रूस पिछड़ रहा है। इन्हीं कारणों से यूक्रेन ईरान युद्ध का सबसे बड़ा विजेता है, जिससे सब बदल जाता है। जब हम यहाँ हैं तो यही वजह है कि हम द मिलिट्री शो बनाते हैं, ताकि दिखा सके कि असली ताकत कैसे चलती है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आप आगे आने वाली चीजें मिस न करें। अब खाड़ी देशों में यूक्रेन के सौदों का अलग असर है। वह केवल अपने फायदे के लिए ड्रोन और विशेषज्ञ नहीं भेज रहा। ये जेलेंस्की की राजनीतिक ताकत का प्रदर्शन है, जिसका असर दिख रहा है। यूक्रेन के ड्रोन के बदले में खाड़ी देश यूक्रेन को वो सब कुछ दे रहे हैं जिसकी उसे रूस के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखने के लिए जरूरत है। सर्दी के बाद रूस द्वारा यूक्रेन की ऊर्जा संरचना पर हमलों के बीच सऊदी अरब और कतर जैसे देश यूक्रेन के लिए तेल की जीवन रेखा बन गए हैं। पॉलिटिको के अनुसार यूक्रेन को तेल और डीजल भेजा जा रहा है। यूक्रेन को खाड़ी देशों के सौदों के जरिए जो कच्चा तेल देने का वादा किया गया है, वह तेल यूरोपीय रिफाइनरियों में जाएगा, जहां उसे ऐसे उत्पादों में बदला जाएगा जिन्हें यूक्रेन की सेना मोर्चे पर इस्तेमाल कर सके। यूरोप की बात करें तो हम देख रहे हैं कि यूक्रेन पूरे महाद्वीप में ड्रोन साझेदारियां बना रहा है। 14 अप्रैल को यूक्रेन और जर्मनी ने समझौते की घोषणा की, जिसमें जर्मनी यूक्रेन को सैकड़ों पैट्रियट वायु रक्षा मिसाइलें देगा और बदले में यूक्रेन जर्मनी को युद्ध डेटा देगा ताकि वह रूस से संभावित संघर्ष के लिए तैयार हो सके। दोनों देशों ने मिलकर मध्यम और लंबी दूरी के ड्रोन बनाने के लिए एक संयुक्त उद्यम की भी घोषणा की, जो सीधे यूक्रेन की उस रणनीति से जुड़ा है जिसमें वो रूस के पीछे के इलाकों को नष्ट कर पुतिन की सेनाओं को मोर्चे पर कमजोर करना चाहता है। उसी दिन यूक्रेन और नॉर्वे ने संयुक्त रूप से एक रक्षा साझेदारी पर संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने की सूचना दी, जिसकी बातचीत के बारे में जेलेंस्की ने कहा कि इसमें रूस के शाहिद प्रकार के ड्रोन पर गहन चर्चा हुई। 16 अप्रैल को यूक्रेन ने नीदरलैंड्स के साथ ड्रोन समझौते की घोषणा की, जिसमें संयुक्त उत्पादन का एक घटक शामिल है। जेलेंस्की ने अपने मध्य पूर्व दौरे के तहत तुर्की में भी एक पड़ाव लिया, जिससे यह दिखाया कि वह उस देश के आसपास भी सक्रिय रूप से संपर्क करने में संकोच नहीं कर रहे हैं, जिसने लंबे समय से रूस के साथ कम से कम हथियारों के मोर्चे पर कुछ हद तक मेलजोल रखा है। ऐसे समझौते अहम है, और सिर्फ इसलिए नहीं कि अब यूक्रेन आपूर्तिकर्ता बन रहा है। इन सब चीजों और खाड़ी देशों के करीब एक दशक पुराने समझौतों से साफ है कि अब कई बड़े देशों का यूक्रेन के अस्तित्व में सीधा हित है। अब ये सिर्फ यूक्रेन की रूस से रक्षा का मामला नहीं है। इन सभी देशों को यूक्रेन की जरूरत है, क्योंकि वे समझते हैं कि यूक्रेन का अस्तित्व ही एकमात्र तरीका है जिससे वे खुद को रूस और ईरान से बचा सकते हैं। यूक्रेन अभी बेहतरीन भू राजनीतिक स्थिति में है और पहले से कहीं ज्यादा दुनिया के लिए महत्वपूर्ण बन गया है। मामला यही गंभीर हो जाता है। रूस के लिए ईरान संघर्ष में यूक्रेन का बड़ा विजेता बनना वैश्विक भू राजनीति में बदलाव दर्शाता है। ये बदलाव ईरान युद्ध से पहले के वर्षों में शुरू हुआ था, जब रूस ने बार बार ये दिखा दिया कि उसकी सेना एक कागजी शेर है जो एक बहुत छोटे देश पर भी कब्जा नहीं कर सकती, जबकि हर लिहाज से उसे उस पर हावी हो जाना चाहिए था। लेकिन अब और लगभग पूरी तरह से ईरान युद्ध के कारण रूस खुद को वैश्विक प्रभाव के तौर पर कमजोर पड़ता हुआ देख रहा है, जबकि यूक्रेन का प्रभाव बढ़ रहा है। टेलीग्राफ के एक लेख में कार्यकारी रक्षा और विदेशी मामलों के संपादक कॉन कोकली बताते हैं कि कुछ महीने पहले स्थिति कैसी थी। कॉन कोकली बताते हैं कि ईरान संघर्ष से पहले कई खाड़ी देश बीजिंग और मॉस्को के साथ अपने संबंध मजबूत करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उन्हें संकट की स्थिति में अमेरिका और उसके पश्चिमी सहयोगियों की विश्वसनीयता को लेकर चिंता थी कि वे उनके हितों की रक्षा कर पाएंगे या नहीं। ये रूस के लिए फायदेमंद था। अगर वो खाड़ी में अमेरिका की जगह आपूर्तिकर्ता बनता तो पुतिन का प्रभाव बढ़ जाता। फिर ऑपरेशन एपिक फ्यूरी शुरू हुआ और ईरान ने भी प्रतिक्रिया दी। अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार ईरान की सब पर ड्रोन हमले करने की रणनीति से निशाना बने अरब देशों को युद्ध के पहले महीने में 194 अरब डॉलर तक नुकसान हुआ। रूस के लिए ईरान की प्रतिक्रिया विनाशकारी रही। पुतिन 4 साल से ईरान सरकार के करीब जा रहे थे, जिससे 2025 के अंत में रणनीतिक साझेदारी पर हस्ताक्षर हुए। ईरान रूस को ड्रोन दे रहा है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी शुरू होते ही अफवाहें थी कि रूस ईरान को मदद और खुफिया जानकारी दे रहा है। इन सब बातों ने खाड़ी देशों को, जो रूस की ओर हथियार आपूर्तिकर्ता के रूप में झुक रहे थे, ये स्पष्ट सवाल पूछने पर मजबूर कर दिया कि जब रूस उस देश का समर्थन करता है जो हम पर हमला कर रहा है, तो हम रूस पर कैसे भरोसा कर सकते हैं। रूस द्वारा ईरान का समर्थन व्लादिमीर पुतिन की सबसे गंभीर भू राजनीतिक गलती हो सकती है, जबकि उन्होंने कई गलतियां की हैं।
इस समर्थन के साथ रूस ने जो कुछ भी हासिल किया वो यूक्रेन के हाथों में खेलना ही था। अब रूस ऐसा अविश्वसनीय सहयोगी या हथियार आपूर्ति करता है जिसे कोई देश नहीं चाहेगा। युद्ध के मैदान पर नतीजे यही दिखाते हैं। भले ही हमने पिछले कुछ महीनों में यूक्रेन की जबरदस्त बढ़त न देखी होती, लेकिन ये तथ्य कि रूस ने अपने 13 लाख से ज्यादा सैनिकों और उन हथियारों की हजारों इकाइयों को गंवा दिया है जिन्हें वो बेचने की कोशिश कर रहा है, संभावित साझेदारों को सतर्क कर देता। अब पुतिन की गठबंधन बनाने की बेताबी उन्हीं के लिए मुसीबत बन गई है जिनकी पीठ पहले ही यूक्रेनी हमलों से छल्ली हो चुकी है। पुतिन ने राजनीतिक समर्थन खोया जिससे यूक्रेन को भविष्य में और जीत मिल सकती है। भू राजनीतिक बदलाव सिर्फ खाड़ी देशों के रूसी हथियार छोड़ने या यूक्रेन की पेशकश स्वीकारने तक सीमित नहीं, कई अन्य तरीकों से भी हो रहा है। असल में वे देश रूस की बड़ी समस्या का सिर्फ एक लक्षण है। 9 मार्च की रिपोर्ट में मॉस्को टाइम्स ने बताया कि 5 साल में रूसी हथियार निर्यात 64% घटा है। रूस इसे यूक्रेन युद्ध में हथियारों की जरूरत बताकर समझा सकता है, पर यह कमजोरी भी दर्शाता है। रूस ने अपना भू राजनीतिक प्रभाव इस आधार पर बनाया था कि वह अपने साझेदारों को ऐसे हथियार उपलब्ध करा सके जिनका वे अपनी रक्षा के लिए इस्तेमाल कर सके। अगर बिक्री घटने का कारण यूक्रेन की घटनाएं हैं तो यह दिखाता है कि रूसी हथियार यूक्रेन द्वारा इस्तेमाल पश्चिमी और स्वदेशी उपकरणों के सामने कमजोर है। पुतिन की मुश्किलें बढ़ाते हुए यूरोपीय संघ के देशों ने इन 5 सालों में रूस से 4 गुना ज्यादा हथियार बेचे, साथ ही यूक्रेन भी हथियार आपूर्तिकर्ता बना। क्या हम एक भू राजनीतिक शक्ति के उभरने और दूसरी के गिरने को देख रहे हैं? शायद लंबे समय में, लेकिन अभी के लिए ईरान की स्थिति से यूक्रेन को एक और जीत मिलती है। खाड़ी और यूरोप में यूक्रेन के सौदे पुतिन से प्रभाव छीन लेते हैं। रूस अब यूक्रेन की ऊर्जा स्थिति को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकता, खासकर अगर खाड़ी देश उस मामले में यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। यूक्रेन के रूस के तेल निर्यात ढांचे को निशाना बनाने से पुतिन सहयोगी खरीदने के लिए ऊर्जा का इस्तेमाल करने में मुश्किल झेल रहे हैं। ये हमले रूसी अर्थव्यवस्था के पतन में योगदान देते हैं, जो अब सिर्फ एक ऐसे युद्ध पर केंद्रित है जिसे रूस नहीं जीत रहा। इन घरेलू और भू राजनीतिक असफलताओं से पुतिन को यूक्रेन के साथ शांति वार्ता में समस्या है। पुतिन बार बार वही पुरानी कहानी दोहराते हैं कि यूक्रेन हार के करीब है और उसे अभी हालात और बिगड़ने से पहले हार मान लेनी चाहिए। अब यूक्रेन के पास जवाबों की कमी नहीं है। अगर यूक्रेन कमजोर है तो खाड़ी देश और यूरोप अपनी रक्षा के लिए उस पर क्यों निर्भर है? रूस का तेल क्यों जल रहा है? रूस युद्ध में अपनी स्थिति क्यों खो रहा है? और जब ये साफ है कि पहले से कहीं ज्यादा देशों का हित है कि यूक्रेन विजयी हो, तो कोई भी पुतिन की कही बातों पर क्यों विश्वास करेगा? जब उनके प्रवक्ता बातचीत में पसीना बहा रहे होंगे तो उनके पास इन सवालों के जवाब नहीं होंगे। ईरान में युद्ध ने सब उजागर कर दिया। रूस अब भू राजनीतिक शक्ति के रूप में कमजोर है क्योंकि वह अपने सहयोगी की रक्षा नहीं कर पाया जिसमें उसने बिना सोचे निवेश किया था और खुद को मध्य पूर्व का बड़ा खिलाड़ी मानता था। युद्ध ने यूक्रेन की भू राजनीतिक ताकत दिखा दी है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी शुरू होने के बाद से यूक्रेन ने जो भी कदम उठाए हैं वे यूक्रेन को खाड़ी देशों और उससे आगे के देशों के लिए एक महत्वपूर्ण साझेदार बनाने के लिए ही उठाए गए हैं। यूक्रेन ने यूएनओ रिवर्स कार्ड चला दिया है। रूस के पास अब देख में कुछ भी नहीं बचा है, जिसका मतलब है कि वह सिर्फ देख सकता है कि कैसे यूक्रेन अपनी सीमा से हजारों मील दूर हो रही इस जंग का अप्रत्याशित विजेता बन जाता है। अगर यूक्रेन अब तक जो हासिल कर चुका है उस पर आगे बढ़कर कुछ ऐसा कर लेता है जो अब तक अमेरिका भी नहीं कर पाया, यानी होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलना, तो रूस के लिए हालात और भी ज्यादा खराब हो जाएंगे। होर्मुज जलडमरू मध्य सिर्फ दुनिया के लिए नहीं बल्कि यूक्रेन के लिए भी समस्या है। रूस बढ़ती कीमतों के कारण तेल से होने वाले अप्रत्याशित लाभ का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है और यूक्रेन अब इसके खिलाफ कुछ करने जा रहा है। पुतिन की मुश्किलें बढ़ रही है क्योंकि यूक्रेन अब यूनाइटेड किंगडम को भी साथ ला रहा है। अमेरिका भी हैरान है कि यूके और यूक्रेन क्या कर रहे हैं, क्योंकि यूक्रेन के लिए बनी योजना अब होर्मुज जलडमरू मध्य खोलने में लगेगी। माइंस खोजने वाले जहाज तैयार हो रहे हैं। 4 जहाज है और यूक्रेन का कहना है कि वो इन्हें होर्मुज जलडमरू मध्य खोल ले और ईरान में संघर्ष से प्रभावित वैश्विक ऊर्जा इंडस्ट्री को कुछ हद तक सामान्य करने के लिए तैनात करने को तैयार है। ये खबर तब आई जब यूक्रेनी नौसेना अधिकारी 22 अप्रैल को
30 से अधिक देशों के बहुराष्ट्रीय सैन्य योजना शिखर सम्मेलन में जा रहे थे। यूक्रेन ने यह बहुत स्पष्ट कर दिया है कि वो हर संभव मदद करने के लिए तैयार है। टाइम्स से एक अज्ञात यूक्रेनी सूत्र ने सब स्पष्ट किया। सूत्र ने कहा, हम सब कुछ देने को तैयार है। 4 माइन हंटर पोर्ट्समाउथ में हैं। सूत्र ने बताया कि वे यूक्रेन नहीं जा सकते क्योंकि वे लक्ष्य बनेंगे और मॉन्ट्रो कन्वेंशन भी कारण है। ये आपको थोड़ा सा संकेत देता है कि इस सब में यूके का क्या संबंध है। मॉन्ट्रो कन्वेंशन तुर्की को काले सागर में किसी भी देश के सैन्य जहाजों के प्रवेश पर रोक लगाने का अधिकार देता है। तुर्की उन 2 जलडमरू मध्यों को नियंत्रित करता है जो यूक्रेन युद्ध के नौसैनिक युद्ध क्षेत्र वाले इस सागर में जाते हैं। यूक्रेन अपने माइन हंटर जहाज काले सागर की बजाय स्ट्रेट ऑफ होर्मुज भेजने को तैयार है। मामला गंभीर है। यूक्रेन जिन जहाज़ों को खाड़ी भेजना चाहता है वे ईरान द्वारा जलमार्ग में पैदा की जा रही समस्या से निपटने के लिए बनाए गए हैं। उनमें से कम एक को उन्हीं परिस्थितियों में काम करने का अनुभव है जैसे यूक्रेन के खाड़ी बचाव मिशन में होगा। यूक्रेन के पास 4 माइंस खोजने वाले जहाज हैं जिन्हें वो काला सागर में नहीं भेज सकता। इनमें 2 सैंडाउन क्लास माइंस खोजक जहाज हैं जिन्हें यूके ने 2023 में यूक्रेन को समुद्री क्षमता बढ़ाने के लिए दान किए थे। यूक्रेन रूस युद्ध के बाद HMS शोरहम और HMS ग्रिम्सबी यूक्रेन की तटीय रक्षा में अहम होंगे। अभी वे बंदरगाह पर खड़े हैं और कुछ नहीं कर रहे। यूक्रेन का कहना है कि वो इसे बदलने के लिए तैयार है क्योंकि वो होर्मुज को खोलने के अपने प्रयासों को आगे बढ़ा रहा है और खुद को खाड़ी क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी बनाने की कोशिश कर रहा है। UNNS मेलिटोपोल और UNNS मारियोपोल वे 2 अन्य जहाज हैं जिन्हें यूक्रेन ने तैनाती के लिए तैयार रखा है और जिन्हें डच और बेल्जियम नौसेनाओं ने यूक्रेन को सौंपा था। 2 पूर्व रॉयल नेवी जहाज़ों की तरह ये दोनों जहाज भी बंदरगाह में खड़े हैं और होर्मुज जलडमरू मध्य में कार्रवाई का इंतजार कर रहे हैं। HMS शोरहैम होर्मुज जलडमरू मध्य की समस्या के समाधान के लिए स्वागत योग्य होगा। ये पहले भी मध्य पूर्व गया है। 2018 में इस माइन हंटर ने 3 साल वहां व्यापारी जहाज़ों की सुरक्षा के लिए तैनाती की थी। HMS शोरहैम ने गहरे पानी की बारूदी सुरंगों को उसके विशेष सोनार से संभाला जिसे जहाज से अलग कर समुद्र में नीचे उतारा जा सकता है। HMS ग्रिम्सबी भी इसी श्रेणी का माइन हंटर है, इसलिए इसमें भी यह क्षमता संभव है। और यहीं पर हम देखते हैं कि इस सब में यूके की भूमिका उभरने लगती है। हमारे पास एक स्पष्ट उदाहरण है। निश्चित रूप से 2 जहाज जो यूक्रेन खाड़ी में भेजने की योजना बना रहा है वे रॉयल नेवी से आए हैं। ये उससे ज्यादा गहरा है। दोनों जहाज और यूक्रेन के अन्य माइन हंटर फिलहाल यूके के बंदरगाहों पर है। UNNS मेलिटोपोल और मारियोपोल के मामलों में उन जहाजों पर यूक्रेनी नाविक सक्रिय रूप से तैनात थे और वे रॉयल नेवी के साथ प्रशिक्षण ले रहे हैं जब तक कि उन्हें होर्मुज जलडमरू मध्य में तैनाती के लिए नहीं भेजा जाता। यह समन्वय है। यूके ने अपने जहाज यूक्रेन को दिए और यह भी सुनिश्चित किया कि यूक्रेन उनका इस्तेमाल कर सके। तो जब यूक्रेन 4 माइन हंटर जहाज़ों को होर्मुज जलडमरू मध्य में भेजने के लिए तैयार होगा तो वह कोई खोखला वादा नहीं कर रहा होगा। उसे पता है कि वे जहाज और उनके चालक दल तैयार है। यूके ने इसकी पूरी तरह से पुष्टि की है। यूके की भागीदारी को और बढ़ाते हुए यूक्रेन के 4 माइन हंटर जहाज़ों की तैनाती सबसे अधिक संभावना है कि यूके और फ्रांस के संयुक्त प्रयास के तहत होर्मुज जलडमरू मध्य को खोलने के लिए की जाएगी। यही बात 22 अप्रैल की बैठक में थी। 30 से ज्यादा देशों के नेता मिले ताकि वे चर्चा कर सके कि खाड़ी क्षेत्र में कौन से सैन्य संसाधन तैनात कर होर्मुज जलडमरू मध्य फिर से खोला जा सके। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सर कीर स्टारमर ने कहा, जो भी मिशन तय होगा वह पूरी तरह शांतिपूर्ण और रक्षात्मक होगा। 30 देशों में यूक्रेन ने सबसे पहले बैठक से पहले अपनी मंशा जताई थी। यूक्रेन खाड़ी संकट सुलझाने में अहम भूमिका निभाना चाहता है। पुतिन और रूस की असली समस्या है कि यूक्रेन दीर्घकालिक रणनीति अपना रहा है। होर्मुज जलडमरू मध्य को साफ करना रूस के युद्ध प्रयास को नुकसान पहुंचाता है। जानने के लिए हमारे साथ बने रहे कि ऐसा क्यों है। सबसे पहले इसमें एक पेच है। यूक्रेनी जहाज यूके और फ्रांस के संयुक्त नेतृत्व वाले मिशन के साथ केवल तभी ईरान की ओर बढ़ेंगे
जब ऑपरेशन एपिक फ्यूरी समाप्त हो जाएगा। यूके और फ्रांस हॉर्मुज जलडमरू मध्य में तब तक जहाज नहीं भेजेंगे जब तक ईरान में युद्ध जारी रहने की आशंका है। जहाज के क्रू को अमेरिका, इजराइल और ईरान के संघर्ष के कारण युद्ध क्षेत्र में फंसने का बड़ा जोखिम है। साथ ही ऐसा लगता है कि इसमें शामिल सभी देश अपने कदम बहुत सोच समझ कर रख रहे हैं, ताकि उनके किसी भी कदम की ऐसी व्याख्या न हो जाए जिससे दूसरे देश यह दावा कर सकें कि वे अमेरिका का युद्ध में सीधे समर्थन कर रहे हैं। माइन हंटर जहाज ईरान में संघर्ष खत्म होने तक रवाना नहीं होते। जहां तक ये सवाल है कि ये कब होगा, तो बस इतना कह सकते हैं कि ये सब तय होना बाकी है। अमेरिका ईरान युद्ध विराम खत्म होने ही वाला था, तभी यूक्रेन उन 30 से ज्यादा देशों से मिला जो होर्मुज जलडमरू मध्य को खुला रखना चाहते हैं। अब ऐसा लगता है कि वह बदल गया है। 21 अप्रैल को रॉयटर्स ने बताया कि अमेरिका ने युद्ध विराम अनिश्चित काल तक बढ़ाया है, जिससे अमेरिका और ईरान को शांति समझौते पर बातचीत के लिए समय मिल सके और ऑपरेशन एपिक फ्यूरी खत्म हो सकता है। समस्या यह है कि शांति वार्ता आगे नहीं बढ़ रही है कहीं भी। 25 अप्रैल को पीबीएस ने रिपोर्ट किया कि अमेरिका और ईरान के बीच हुई ताज़ा वार्ता विफल होती नजर आ रही है। ईरान के शीर्ष राजनयिक पहले ही पाकिस्तान छोड़ चुके हैं, जहां वार्ता हो रही थी, और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी दावा किया है कि उन्होंने अमेरिकी दूतों से इस्लामाबाद न जाने को कहा है। ट्रंप ने दावा किया कि दूसरे देशों में दूत भेजना समय की बर्बादी है, जब ईरान को बस फोन करना है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने संकेत दिया कि वार्ता अच्छी नहीं चल रही है। ईरान ने कहा कि युद्ध समाप्त करने के लिए व्यावहारिक ढांचा जरूरी है। अराक्ची ने सोशल मीडिया पर कहा, देखना होगा अमेरिका कूटनीति को लेकर गंभीर है या नहीं। इस समय ऐसा ज्यादा लगता है कि फिर से बम गिरने शुरू हो जाएंगे, बजाय इसके कि अमेरिका और ईरान किसी तरह के समझौते पर पहुंचे। अभी यूक्रेन के माइन हंटरों और होर्मुज जलडमरू मध्य के संयुक्त मिशन को इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि जैसा कि हमने पहले भी कई बार देखा है, ईरान का संघर्ष कभी भी अचानक बदल सकता है, इसलिए हमें कभी ठीक से पता नहीं चलता कि पर्दे के पीछे क्या हो रहा है। अगर यूक्रेन के जहाज खाड़ी की ओर बढ़ते हैं तो उन्हें कई समस्याएं सुलझानी होंगी और इससे पुतिन को बड़ा झटका लगेगा। ये सब बदल देता है, जिससे यूक्रेन के माइन हंटर रूस के खिलाफ युद्ध में बेहद जरूरी हो जाते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आप देख रहे हैं द मिलिट्री शो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब वह बटन दबाने का बिल्कुल सही समय है। हम ईरान की बारूदी सुरंगों से शुरू करेंगे। भले ही अमेरिका और ईरान के बीच कोई ऐसा समझौता हो जाए जिससे दोनों होर्मुज जलडमरू मध्य में अपनी अपनी नाकेबंदी हटा ले, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ईरान ने जो बारूदी सुरंगें पहले ही पानी में बिछा दी हैं, वे एक समस्या बनी रहेंगी। कितने व्यापारी जहाज चलेंगे अगर उन्हें नहीं पता कि बारूदी सुरंगें हटी हैं या नहीं? समस्या को और बढ़ाने वाली बात यह है कि खुद ईरान ने भी शायद बड़ी आसानी से भूल गया है कि उसने अपनी बारूदी सुरंगें कहां कहां बिछाई हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की 10 अप्रैल की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने अमेरिका के होर्मुज जलडमरू मध्य को युद्ध विराम के लिए साफ करने के आदेश न मानने की वजह अपनी भूलने की आदत बताई। ईरान के दावों की सच्चाई बहस का विषय है, लेकिन जो बहस का विषय नहीं लगता वह यह है कि जैसे जैसे शांति वार्ताएं विफल हो रही हैं, ईरान फिर से अपनी बारूदी सुरंग बिछाने की रणनीति की ओर लौट रहा है। 23 अप्रैल की रिपोर्ट में एक्सियोस ने दावा किया कि ईरान की IRGC ने फिर बारूदी सुरंगें बिछाना शुरू किया है, जिससे सिर्फ अमेरिका नाराज होगा। वास्तव में IRGC की कार्रवाइयों ने पहले ही ट्रंप प्रशासन की ओर से प्रतिक्रिया को उकसाया है। NBC की रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप ने अमेरिकी सेना को आदेश दिया है कि अगर ईरानी नावें होर्मुज जलडमरू मध्य या उसके आसपास के जल मार्गों में बारूदी सुरंगें बिछाते पकड़ी जाएं तो उन्हें मार गिराया जाए। लगता है यूक्रेन के बारूदी सुरंग शोधक पोत खाड़ी में पहुंचकर उन्हें कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। वहां पहुंचने पर उन्हें ईरान की उन 2 तरह की नौसैनिक बारूदी सुरंगों से निपटना पड़ सकता है जिन्हें वह बिछा सकता है। ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्यमा एक रास्ता छोड़ा है जिससे टोल देने वाले व्यापारी जहाज गुजर सकते हैं। ईरान के पास अपने खुद के जहाज भी है जिन्हें वह जलमार्ग से बाहर निकालना चाहता है ताकि वह अपने ग्राहकों को उत्पादित तेल बेच सके। जलडमरू मध्य के बाकी हिस्से में शायद मोहम्मद 3
और मोहम्मद 7 माइंस बिछी है, लेकिन ये ईरान द्वारा आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली नौसैनिक माइंस जैसी नहीं है। इन माइंस को फटने के लिए जहाज के सीधे संपर्क की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि ये दोनों ध्वनिक और चुंबकीय सेंसरों का संयोजन इस्तेमाल करती है ताकि पता चल सके कि कोई जहाज उनकी सीमा में आ गया है। अगर वे सेंसर सक्रिय हो जाते हैं तो माइंस अपने आप फट जाती हैं। मुहम 3 के मामले में इसका मतलब है कि 300 किलोग्राम या 661 पाउंड का वारहेड जो लहरों के नीचे 100 मीटर या 328 फीट तक डूब सकता है, किसी जहाज के ढांचे को चीर सकता है। मुहम 7 थोड़ी कम ताकतवर है। इसका वजन 220 किलोग्राम या 485 पाउंड है। इसे उथले पानी में इस्तेमाल के लिए भी डिजाइन किया गया है और इसका शंक्वाकार आकार इसे सोनार के प्रति प्रतिरोधी बनाता है। दोनों ही खतरनाक है। गार्जियन के अनुसार नुकसान के बावजूद ईरान के पास अपनी छोटी नावों और बारूदी सुरंग बिछाने वाले जहाजों का 80-90% हिस्सा बचा है, जिन्हें वह होर्मुज जलडमरू मध्य में बारूदी सुरंगें बिछाने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। यूक्रेन के माइन हंटर जहाज खाड़ी में भेजना व्यावसायिक जहाज रानी के लिए अमूल्य होगा। उनकी जरूरत है, बाकी संयुक्त मिशन में वे होंगे। साथ ही रॉयल नेवी से यूक्रेन को मिले जहाजों में लगे डिटैचेबल सोनार स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की सतह के नीचे कहीं पड़े मुहम्मा 3 माइन से निपटने के लिए बेहद जरूरी साबित हो सकते हैं। सिर्फ अपने जहाज भेजना ही यूक्रेन और उसकी वैश्विक प्रतिष्ठा के लिए बहुत बड़ा कदम होगा, जैसा कि आप जल्द ही जानेंगे। लेकिन इस समय एक व्यक्ति इस खबर से बहुत नाराज है। वह एक ऐसा आदमी है जिसने खाड़ी की स्थिति को खुशी खुशी देखा है, क्योंकि इससे तेल की कीमतें आसमान छू गई हैं और उसके देश के तेल की मांग बहुत समय बाद इतनी ज्यादा हुई है। वो आदमी है पुतिन। वो यूक्रेन की योजनाओं से बहुत नाराज है। ईरान में युद्ध रूस के लिए सही समय पर आया, क्योंकि यूक्रेन के साथ 4 साल की जंग ने उसके युद्ध कोष को लगभग खत्म कर दिया। चैथम हाउस ने 10 अप्रैल के लेख में कहा कि यह युद्ध पुतिन के लिए आर्थिक वरदान बना है और होर्मुज जलडमरू मध्य में नाकेबंदी ने प्रतिबंधों का असर उल्टा है, जिससे रूसी तेल की कीमत समूह 7 द्वारा $46 प्रति बैरल तक घटा दी गई थी। रूस की शैडो फ्लीट टैंकरों पर सख्ती के साथ लागू यह सीमा 2026 की शुरुआत में असर दिखा रही थी। फरवरी में रूस को पिछले साल से करीब $1.5 अरब तेल राजस्व का नुकसान हुआ और तेल निर्यात घटकर 6.6 मिलियन बैरल प्रतिदिन रह गया। फिर ऑपरेशन एपिक फ्यूरी शुरू हुआ। ईरान द्वारा होर्मुज जलडमरू मध्य की नाकाबंदी से तेल के 1 बैरल की कीमतें आसमान छूने लगी। यहां तक कि फाइनेंशियल टाइम्स के अनुसार मार्च की शुरुआत में रूस अपनी तेल बिक्री से प्रतिदिन $150 मिलियन अतिरिक्त कमा रहा था। पुतिन को जिस युद्ध से अप्रत्याशित लाभ की उम्मीद थी वह मिल चुका है और रूस इसका पूरा फायदा उठा रहा है। यूक्रेन ने इसे मुश्किल बना दिया है। रूस के तेल निर्यात केंद्रों पर लगातार हो रहे हमलों ने रूस की कमाई पर गहरा असर डाला है। फिर भी इसका गणित सीधा है। जितनी देर होर्मुज जलडमरू मध्य बंद रहेगा, रूस की तेल बिक्री के लिए उतना ही बेहतर है। अब पुतिन को यूक्रेन के होर्मुज जलडमरू मध्य में सक्रियता से निपटना है। अगर नाकाबंदी आज खत्म हो भी जाए, रूस के राष्ट्रपति को उम्मीद है कि ईरान की बारूदी सुरंगों से वे ऊर्जा संकट का और फायदा उठा सकते हैं। ईरान बारूदी सुरंगें हटाने में मदद नहीं करेगा। यूक्रेन के शामिल होने से होर्मुज जलडमरू मध्य पहले से जल्दी सुरक्षित हो सकेगा। तेल के 1 बैरल की कीमत गिर जाएगी। इसके बाद ज्यादा समय नहीं लगेगा जब रूस खुद को फिर से वही पाएगा जहां वह 2026 की शुरुआत में था। पुतिन यूक्रेन के इस कदम से रूस को मिलने वाले संदेश से गुस्से में होंगे। यूक्रेन काला सागर में माइन हंटरों का उपयोग नहीं कर सका। तुर्की ने यह सुनिश्चित किया है। हालांकि तुर्की द्वारा अपने नियंत्रण वाले जलडमरू मध्य से युद्धपोतों के गुजरने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का मतलब यह भी है कि रूस अपनी जर्जर काला सागर बेड़े की आपूर्ति नहीं कर पा रहा है। उस बेड़े ने 1/3 जहाज खो दिए और क्रीमिया मुख्यालय से पीछे हटना पड़ा, क्योंकि यूक्रेन ने बिना पारंपरिक जहाज़ों के उसे तबाह करने के तरीके ढूंढ लिए। मिसाइल, ड्रोन और मानव रहित जहाज़ों ने काला सागर में रूसी बेड़े को लगभग निष्क्रिय कर दिया है। यूक्रेन माइन हंटर ईरान भेजकर पुतिन को संदेश दे रहा है कि उसे
उस जल क्षेत्र में उनकी जरूरत नहीं है जो यूक्रेन युद्ध को प्रभावित करता है। तुर्की का फैसला मायने नहीं रखता। यूक्रेन अपने माइन हंटर हजारों मील दूर भेजकर रूस के युद्ध प्रयास को नुकसान पहुंचा सकता है और उस क्षमता का उपयोग कर सकता है जिसकी उम्मीद पुतिन ने अपने आक्रमण की शुरुआत में यूक्रेन से कभी नहीं की थी। यूक्रेन के पास ऐसी नौसैनिक शक्ति है जिससे वह काला सागर में जहाज रखे बिना भी पुतिन के बेड़े को बेकार कर सकता है और इसे दुनिया में कहीं भी तैनात कर सकता है। ये हमें अच्छी तरह से इस बात पर ले आता है कि यूक्रेन की यह चाल खुद यूक्रेन के लिए क्या मायने रखती है। यूक्रेन यह सब यूरोपीय देशों के साथ मिलकर कर रहा है, इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ये यूक्रेन की सहायता प्राप्तकर्ता से ताकतवर खिलाड़ी बनने और सहयोगियों के साथ वैश्विक मंच पर प्रभाव डालने की प्रक्रिया है। रूस ने कुछ दिनों के लिए शुरू किए विशेष सैन्य अभियान से अनजाने में एक सैन्य दानव खड़ा कर दिया। यूक्रेन इसका उपयोग अपने यूरोपीय सहयोगियों से गहरे संबंध बनाने में कर रहा है। और हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि यूरोप के देश जो मिशन योजना बना रहे हैं वो खाड़ी में अमेरिकी बलों के साथ कैसे काम करेगा, खासकर जब ट्रंप ने नेटो को कागजी शेर कहकर संगठन को जलडमरू मध्य से दूर रहने को कहा था। यूक्रेन की जहाज भेजने की इच्छा शायद अमेरिका में अच्छी तरह से देखी जाएगी। ट्रंप का संदेश स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के मामले में मिला जुला रहा है। कभी कभी वे कहते हैं कि अमेरिका को मदद की जरूरत नहीं है और न ही वो चाहता है। जैसा हमने अप्रैल की शुरुआत में देखा, ट्रंप फिर से यूरोप को शामिल होने की समय सीमा तय कर रहे हैं। 24 अप्रैल तक ट्रंप ने कहा कि अमेरिका का स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर नियंत्रण है, जबकि ईरान ने 2 कंटेनर जहाज जब्त किए थे। ये स्पष्ट है कि महत्वपूर्ण खाड़ी जलमार्ग में अभी भी अफरा तफरी मची हुई है। यूक्रेन अपने माइन हंटर जहाज यूरोपीय जहाजों और संभवतः अमेरिकी शांति प्रयास के साथ भेज रहा है, जिससे अफरा तफरी कम हो सकती है। यूक्रेन के लिए ये सबसे अहम है। अगर होर्मुज जलडमरू मध्य खुलता है तो रूस को नुकसान होगा क्योंकि तेल की कीमतें गिरेंगी। ये सब यूक्रेन की उस थकाऊ रणनीति का हिस्सा है जो वो वर्षों से पुतिन की सेनाओं के खिलाफ अपना रहा है। बस अब ये इतने बड़े स्तर पर हो रहा है जिसकी किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। पुतिन ने सोचा था कि यूक्रेन युद्ध क्षेत्रीय मामला रहेगा। यूक्रेन युद्ध को वैश्विक बनाकर अपने क्षेत्र से हजारों मील दूर की समस्याओं से निपटकर रूस को नुकसान पहुंचाने और पुतिन की यूरोप संबंधी योजनाओं को विफल करने वाले गठबंधनों को मजबूत किया जा रहा है। यूक्रेन की खाड़ी क्षेत्र में नई स्थिति भी है। यूक्रेन और कई खाड़ी देशों के बीच दशकों लंबे रक्षा समझौते किए गए हैं। यूक्रेन का खाड़ी क्षेत्र में माइन हंटर भेजना देश के नए साझेदारों से सहयोग बढ़ाने और मध्य पूर्व में रूस के प्रभाव को कम करने में मदद करेगा। ईरान को लगा उसकी रणनीति अच्छी है। अमेरिका के बम गिराने और नाकेबंदी के बाद ईरान ने सऊदी अरब स्थित अमेरिकी बेस पर ड्रोन और मिसाइलें दागी ताकि सुरक्षा प्रणाली कमजोर हो सके। पेंटागन ने उस समस्या का समाधान ढूंढ लिया है। उसने गुप्त रूप से एक ढाल तैनात कर दी है जिससे ईरान के ड्रोन बेअसर हो जाते हैं और ये ढाल यूक्रेन की बदौलत मिली है। ईरान के पास जवाब नहीं है क्योंकि यूक्रेन ने अमेरिकी वायु रक्षा को गोल्ड टियर मोड में अपग्रेड किया है। 22 अप्रैल को रॉयटर्स ने खबर दी कि 5 अज्ञात सूत्रों के अनुसार पेंटागन ने सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयर बेस पर यूक्रेनी डिजाइन की वायु रक्षा प्रणाली तैनात की है। ये फैसला ईरानी हमलों के बाद लिया गया जिनमें इमारतें, विमान नष्ट हुए और अमेरिकी पक्ष में एक हताहत हुआ। नई प्रणाली स्काई मैप कहलाती है जिसे यूक्रेन अपनी वायु रक्षा समन्वय के लिए उन्हीं शाहिद ड्रोन के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है जिनका अब ईरान अमेरिकी ठिकानों पर उपयोग कर रहा है। ये नवोन्मेषी कमांड और कंट्रोल प्लेटफॉर्म पेंटागन को अपने ठिकानों पर एंटी ड्रोन रक्षा समन्वयित करने की सुविधा देगा। हम बाद में बताएंगे ये प्रणाली क्या करती है। असली समस्या ये है कि ईरान की अचूक मानी जाने वाली रणनीति अब उसी के खिलाफ हो गई है। ईरानी शासन को लगा था कि उसने सब कुछ समझ लिया है। दर्जनों की संख्या में भेजे गए सस्ते ड्रोन मध्य पूर्व में विकसित किए गए अमेरिकी ठिकानों पर कई समस्याएं खड़ी कर देंगे। ये समस्याएं दोहरी थीं। पहली तो सीधी क्षति है। जाहिर है एक शाहिद में विस्फोटक वारहेड होता है जो अमेरिका के ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के लिए जरूरी संसाधनों को नष्ट कर सकता है। ईरान के ड्रोन हमलों से बचाव की लागत पर भी ध्यान देना चाहिए।
TRT वर्ल्ड के अनुसार शाहिद सस्ते हैं। ईरान के लिए इन्हें बनाने की लागत लगभग $35,000 प्रति यूनिट है और कुछ स्रोतों का कहना है कि इन्हें इससे भी सस्ते में बनाया जा सकता है। अमेरिका जो इंटरसेप्टर मिसाइलें इनका मुकाबला करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है वे इतनी सस्ती नहीं है, क्योंकि उनकी कीमत आसानी से $1 मिलियन से ज्यादा हो सकती है हर एक की। अगर ईरान शाहिद से सीधे निशाने न भी लगा पाए तो सिर्फ इन्हें अमेरिकी ठिकानों पर भेजकर पेंटागन के युद्ध फंड को खत्म कर सकता है। प्रिंस सुल्तान एयरबेस ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के बाद से लगातार निशाने पर है। यूरोमेदान प्रेस की रिपोर्ट के अनुसार इसी बेस पर बार बार हमलों ने पेंटागन को यूक्रेन की तकनीक अपनाने की प्रक्रिया तेज करने को मजबूर किया। ईरान के प्रिंस सुल्तान पर हमलों ने अमेरिका की अपेक्षा से ज्यादा नुकसान किया। 27 मार्च को ईरान ने इस बेस पर मिसाइल और ड्रोन हमला किया, जिससे अमेरिकी वायुसेना का E-3 सेंट्री विमान और कई अन्य हवाई प्लेटफॉर्म जैसे एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर क्षतिग्रस्त हुए। मार्च के हमले में 10 अमेरिकी सैनिक घायल हुए, 2 की हालत गंभीर थी। यह ईरान की एक चालाक चाल थी। E-3 सेंट्री विमान का इस्तेमाल अमेरिका युद्ध क्षेत्र प्रबंधन, खुफिया जानकारी जुटाने और उन लक्ष्यों की निगरानी के लिए करता है जिन्हें अमेरिका ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान निशाना बना रहा है। सेंट्री विमानों को हटाने से अमेरिका की आसमान में निगरानी क्षमता खत्म हो जाती है। 27 मार्च को ईरान ने प्रिंस सुल्तान बेस पर फिर हमला किया। इससे पहले 13 मार्च को भी ईरान ने अमेरिकी वायुसेना के 5 ईंधन विमान निशाना बनाए थे। ये फिर एक समझदारी भरा कदम था। अमेरिका को अपने फाइटर जेट्स और बॉम्बर्स को ज्यादा समय तक हवा में और कार्रवाई में बनाए रखने के लिए आसमान में अपने एरियल टैंकरों की जरूरत होती है। ईरान के प्रिंस सुल्तान पर दूसरे हमले में फिर ऐसे ही विमान निशाना बने, यह संयोग नहीं है। 13 मार्च के हमले ने ईरान को यह भी दिखा दिया कि इस बेस के पास वह हवाई सुरक्षा नहीं थी जिसकी उसे ईरान द्वारा छोड़े जा रहे मिसाइलों और ड्रोन के संयुक्त हमलों से अपनी रक्षा करने के लिए जरूरत थी। कम से कम पहले ऐसा ही था, अब ऐसा नहीं है। अमेरिका ने जल्दी ही समझ लिया कि उसके सऊदी बेस में कमजोरियां थीं। अगर उसे पहले पता नहीं था तो उसे तब पता चल गया जब ईरान की मिसाइलें और ड्रोन उन एयर फ्रेम्स पर गिर पड़े जिन्हें बनाने में करोड़ों डॉलर खर्च हुए थे। कमजोरियां जल्दी सुधारना प्राथमिकता बनी और अमेरिकी रक्षा विभाग ने कदम उठाया। 6 अप्रैल को रक्षा विभाग ने घोषणा की कि संयुक्त अंतर एजेंसी टास्क फोर्स 401 ने एक ऐसे कार्यक्रम के लिए $600 मिलियन से अधिक की प्रतिबद्धता जताई है जिसका उद्देश्य अमेरिका की बिना पायलट वाले हवाई वाहनों से उत्पन्न कई खतरों का मुकाबला करने की क्षमता को मजबूत करना है। $600 मिलियन में से ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के पहले महीने में ही $350 मिलियन की प्रतिबद्धता हो चुकी थी। उसी समय ईरान के हमले प्रिंस सुल्तान बेस को तहस नहस कर रहे थे। बाकी पैसा घरेलू ड्रोन रक्षा प्रणालियों में जा रहा है। सवाल है, क्या अमेरिका ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तय $350 मिलियन में से कुछ यूक्रेन को इसमें शामिल करने में खर्च किए हैं? अगर ऐसा हुआ है तो ना तो अमेरिका और ना ही यूक्रेन इस बारे में कुछ बता रहे हैं। स्काई मैप का विकास अभी भी एक रहस्य ही बना हुआ है। यही वजह है कि रॉयटर्स को पेंटागन के करीब बताए गए 5 अनाम सूत्रों के अलावा कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं मिल पाई है। हम मान सकते हैं कि रक्षा विभाग द्वारा खर्च किए $350 मिलियन में से कुछ रकम यूक्रेन को गई है। जो बात हमें निश्चित रूप से पता है वो ये है कि स्काई मैप न केवल अमेरिका को अपने सऊदी बेस को ईरानी ड्रोन से बचाने में मदद करेगा, बल्कि एक गणितीय समस्या को हल करने में भी बहुत बड़ा योगदान देगा। और इसमें गणित बहुत ही सीधा है। कई मिलियन डॉलर के इंटरसेप्टर मिसाइलों का इस्तेमाल शाहेद ड्रोन को गिराने के लिए करना, जिसकी कीमत लगभग $35,000 है और कभी कभी सिर्फ $20,000 भी हो सकती है। यह गणित बिल्कुल मेल नहीं खाता। $20,000 के सवाल का $1 मिलियन जवाब तर्कसंगत नहीं है, जैसा फॉर्चून कहता है, और यह समझना आसान है। अगर ईरान प्रिंस सुल्तान पर 12 ड्रोन भेजता है और हर शहीद ड्रोन $35,000 का है तो कुल लागत $4,20,000 होगी। अगर हर इंटरसेप्टर $1 मिलियन का है तो अमेरिका की लागत $12 मिलियन होगी। यह सैन्य खाते को खाली कर देने वाली क्षय की रणनीति है। विडंबना है कि अमेरिका ने जिस देश को प्रिंस सुल्तान में मदद के लिए बुलाया, वही देश रूस के खिलाफ यही गणित अपना रहा है। यूक्रेन का युद्ध क्षेत्र अनुभव और नई तकनीकों के तेजी से विकास की क्षमता उसे रूसी हमलों से निपटने के लिए किफायती सिस्टम बनाने में सक्षम बनाती है। पुतिन भी शाही ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने ये ईरान से लिए हैं और अब रूस इन ड्रोनों की अपनी ही तरह की कॉपी अपने देश में बना रहा है। यूक्रेन ने इन ड्रोन से निपटने के लिए तरह तरह के उपाय विकसित किए हैं।
और ऐसे इंटरसेप्टर ड्रोन भी बनाए हैं जिनकी कीमत प्रति यूनिट $1000 तक हो सकती है। अचानक शाहिद, ड्रोन अब अच्छे निवेश नहीं लगते। यूक्रेन ने सस्ते मीडियम और लॉन्ग रेंज ड्रोन से रूसी संपत्तियों को निशाना बनाते हुए एयर डिफेंस सिस्टम और ऑयल रिफाइनरी सहित युद्ध रक्षा तंत्र बनाया है। कुछ लाख डॉलर के निवेश से लाखों डॉलर का नुकसान किया गया है। ईरान वही असम्मित रणनीति अपना रहा है जो यूक्रेन 4 साल से इस्तेमाल कर रहा है। उस रणनीति का मुकाबला करने में अमेरिका की मदद करने के लिए यूक्रेन से बेहतर कौन हो सकता है? पेंटागन ने प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर स्काई मैप की तैनाती का फैसला किया है। लेकिन स्काई मैप असल में क्या है? इसकी तैनाती ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में अमेरिका और यूक्रेन दोनों के लिए क्या मायने रखती है? इन दोनों सवालों का जवाब देने से पहले आप देख रहे हैं मिलिट्री शो। हम आपको सिर्फ सुर्खियां नहीं, पूरी तस्वीर दिखाते हैं। अगर आप इस तरह की और जानकारी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। स्काई मैप कोई नया ड्रोन या यूक्रेन द्वारा अमेरिका को दी जा रही कोई साधारण हथियार नहीं है। ये उससे कहीं बड़ा है। स्काई मैप कई सालों से यूक्रेन की सेना द्वारा रूस के हवाई खतरे से निपटने के लिए कमांड और कंट्रोल प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म के पीछे जो कंपनी है स्काई फोर्ट्रेस, उसे 2022 में यूक्रेनी इंजीनियरों ने बनाया था जिनके देश की सेना से संबंध थे। इसका मतलब है कि वे एक ऐसा सिस्टम विकसित करने के लिए पूरी तरह उपयुक्त थे जो यूक्रेन की बहुत खास जरूरतों को पूरा कर सके। इस बात का कोई अनुमान लगाने की जरूरत नहीं थी कि उस सिस्टम को क्या करना होगा। यूक्रेन को रूसी ड्रोन और मिसाइलों की समस्या थी। स्काई मैप को उसी समस्या को हल करने के लिए तैयार किया गया था। आज स्काई मैप एक विशाल सिस्टम है जो पूरे यूक्रेन में काम करता है। ये ध्वनिक सेंसर, रडार और यहाँ तक कि यूक्रेन के अपने ड्रोन द्वारा शूट किए गए लाइव वीडियो फीड से इनपुट लेकर एक एकीकृत डिजिटल इंटरफेस में लाता है, जिससे उपयोगकर्ता को हवाई युद्ध क्षेत्र की वास्तविक समय की तस्वीर विकसित करने की सुविधा मिलती है। स्काई मैप को मिलने वाला भारी मात्रा में डेटा यूक्रेन को रूस द्वारा किए गए किसी भी हवाई हमले पर तेजी से प्रतिक्रिया देने में सक्षम बनाता है। इतना ही नहीं, स्काई मैप आने वाली प्रोजेक्टाइल्स की पहचान भी करता है। यह संसाधन प्रबंधन के लिए जरूरी है। यूक्रेन नहीं चाहता कि एयर डिफेंस मिसाइलें शाहिद ड्रोन पर खर्च हों, क्योंकि ये महंगी मिसाइलें रूस की बैलिस्टिक मिसाइल के खतरे के लिए ज्यादा उपयोगी है। वो यह भी नहीं चाहता कि सस्ती इंटरसेप्टर ड्रोन भेजकर आने वाली मिसाइल का मुकाबला किया जाए। स्काई मैप की मदद से यूक्रेन आने वाले खतरे की पहचान कर सकता है और जल्दी से यह तय कर सकता है कि उस खतरे से कैसे निपटना है। स्काई मैप एक केंद्रीय नोड है जिससे बेस और शहरों की एयर डिफेंस सिस्टम संचालित होती है। शुरुआत में यूक्रेन में 10,000 ध्वनिक सेंसरों का नेटवर्क था, जो अब ब्रेव वन नवाचार मंच के समर्थन से एक व्यापक सिस्टम बन गया है। अमेरिका के लिए यह प्लेटफॉर्म अमूल्य है। ऐसा नहीं है कि अमेरिका ने प्रिंस सुल्तान में अपना खुद का कमांड और कंट्रोल सिस्टम स्थापित नहीं किया था। रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिका के पास पहले से ही फॉरवर्ड एरिया एयर डिफेंस यानी FAD प्लेटफॉर्म था। 1990 के दशक में नॉर्थरॉप ग्रुमन द्वारा विकसित ये प्लेटफॉर्म खतरों को ट्रैक करता है। हालांकि इसकी उम्र हमें यह संकेत देती है कि पेंटागन ने अपग्रेड की तलाश क्यों की। FAD सिस्टम ड्रोन का पता लगा सकता है, लेकिन इसे तब डिजाइन किया गया था जब अमेरिकी ठिकानों के लिए मोर्टार और रॉकेट ही सबसे बड़ा खतरा थे। अब स्थिति बदल गई है। शहीद ड्रोन एक बहुत बड़ी समस्या है और अमेरिका को एक ऐसे सिस्टम की जरूरत थी जो खास तौर पर इन खास तरह के ड्रोन का मुकाबला करने के लिए बनाया गया हो। यही संक्षेप में स्काई मैप है। यूक्रेन सिर्फ अपना कमांड और कंट्रोल सिस्टम प्रिंस सुल्तान एयरबेस भेजने से ज्यादा कर रहा है। फर्स्ट पोस्ट के अनुसार यूक्रेन ने विशेषज्ञों की टीम उस बेस पर भेजी जो ईरान से लगभग 640 किलोमीटर यानी करीब 400 मील दूर है। उस टीम का स्पष्ट मिशन अमेरिका को ड्रोन समस्या से निपटने में मदद करना है, जिससे अमेरिका को 1.3 अरब डॉलर का भौतिक नुकसान हुई है। इसके अलावा उन इंटरसेप्टर मिसाइलों पर खर्च किए गए लाखों डॉलर है जो ईरान के हवाई हमलों से बचाव करती है। खबरों के अनुसार यूक्रेन के विशेषज्ञ अमेरिकी कर्मियों के साथ स्काई मैप सिस्टम के संचालन और एकीकरण में मदद कर रहे हैं। यूक्रेन के लिए यह बात बेहद जरूरी है, इसे हल्का न ले। यहाँ हम जो देख रहे हैं वह एक देश से दूसरे देश में ज्ञान का स्थानांतरण है, जिसका उपयोग सहयोग की ऐसी नींव बनाने में किया जा सकता है जो आने वाले वर्षों तक यूक्रेन को लाभ पहुंचाएगी। यह एक तरफा संबंध नहीं है। यही से यूक्रेन के लिए चीजें बदलने लगी है, क्योंकि ये एक ऐसे देश से बदल रहा है जो कभी अमेरिका और दूसरों पर निर्भर था। अब वो खुद अपनी रक्षा कर सकता है और अपने सहयोगियों की रक्षा में भी मदद कर सकता है।
इस बिंदु में और गहराई से जाने से पहले फर्स्ट पोस्ट ने खुलासा किया है कि यूक्रेन ने पहले ही प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर अमेरिकी कर्मियों के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू कर दिया है। उस कार्यक्रम के जरिए अमेरिकी कर्मी न केवल यह सीखते हैं कि स्काई मैप कैसे काम करता है, बल्कि उन्हें उन खतरों से निपटने में यूक्रेन के 4 साल से भी ज्यादा के अनुभव का भी लाभ मिलता है जो ईरान अभी छोड़ रहा है। यूक्रेन एक युद्ध क्षेत्र में परखा हुआ और बेहद निखरा हुआ एंटी ड्रोन सिस्टम दे रहा है। अमेरिका के पास इससे पहले ऐसा कुछ भी नहीं था, अब उसके पास है, और यह सिस्टम शायद अमेरिका द्वारा प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर तैनात अन्य तकनीकों से भी जोड़ा जा सकता है। आपको याद होगा कि हमने सस्ते इंटरसेप्टर ड्रोन को शाहिद समस्या के लिए यूक्रेन के सबसे महत्वपूर्ण समाधानों में से एक के रूप में बताया था। इससे लगता है कि यूक्रेन के विशेषज्ञ प्रिंस सुल्तान ऐसे ड्रोन लेकर गए होंगे। ऐसा भी हो सकता है सऊदी अरब उन खाड़ी देशों में है जिनसे यूक्रेन ने ड्रोन तकनीक समेत 10 साल का रक्षा समझौता किया है। हालांकि इस तरह की कोई भी बात अमेरिका द्वारा पुष्टि नहीं की गई है। साथ ही प्रिंस सुल्तान सऊदी क्षेत्र में एक अमेरिकी बेस है, इसलिए यह यूक्रेन और सऊदी अरब के बीच हुए समझौते का हिस्सा नहीं हो सकता। अमेरिका मान सकता है कि उसे यूक्रेन के इंटरसेप्टर ड्रोन की जरूरत नहीं है। सितंबर 2025 में खबर आई थी कि अमेरिका ने रेथियोन से कोयोट इंटरसेप्टर ड्रोन खरीदने में $5 अरब से ज्यादा का निवेश किया है। इन ड्रोन के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो 28 सितंबर 2033 तक चलेगा, उसके तहत अमेरिका को अपने हजारों इंटरसेप्टर मिलेंगे। यूनाइटेड 24 मीडिया के अनुसार अमेरिका हर महीने लगभग 100 इंटरसेप्टर ड्रोन बनाता है, इसलिए इस डील में उत्पादन क्षमता बढ़ाकर करीब 40,000 यूनिट्स बनाई जा सकती है। एक सिंगल कोयोट ड्रोन की कीमत अमेरिका को अनुमानित तौर पर $1,25,000 पड़ती है। तो ये ड्रोन ईरान के शाहिद खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह से परफेक्ट नहीं है, कम से कम लागत के हिसाब से तो नहीं। ये ड्रोन हवाई और समुद्री दोनों से निपट सकते हैं, इसलिए लगता है अमेरिका अपने कोयोट्स को शामिल करेगा, जो स्काई मैप के साथ टेस्ट किए जा रहे कई एयर डिफेंस संसाधनों में से एक है। लेकिन ये अमेरिका के लिए भविष्य की चुनौतियां हैं जिन्हें पार करना होगा। अभी ये यूक्रेनी कमांड और कंट्रोल सिस्टम के साथ काम कर रहा है, जिसे यूक्रेन भी इसी तरह के खतरे के लिए इस्तेमाल करता है जैसे ईरान प्रिंस सुल्तान बेस पर पैदा करता है। अभेद्य ढाल खड़ी की जा रही है, और ये सिर्फ इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि अमेरिका को ऐसा सिस्टम मिल रहा है जिससे वह अपने बेस को ईरानी ड्रोन से बचा सके, बल्कि इसके और भी कई अहम कारण हैं। यूक्रेन के लिए स्काई मैप को अमेरिकी बेस बनाना बड़ा कदम है, जो उसके अमेरिकी रक्षा क्षेत्र के लिए मूल्य को दर्शाता है। यूक्रेन ने यहाँ जो किया है वो ये है कि उसने अमेरिकी वायु रक्षा संरचना में एक खाली जगह को भरने के लिए कदम बढ़ाया है, और वो ये काम उस तकनीक का इस्तेमाल करके कर रहा है जिसे अमेरिका ने खुद विकसित नहीं किया है। क्या आपको याद है, रक्षा विभाग एंटी ड्रोन कार्यक्रमों में करोड़ों डॉलर निवेश कर रहा है। यूक्रेन भी इसमें हिस्सा चाहेगा, साथ ही अमेरिका के अन्य ड्रोन तकनीकी निवेशों में भी। स्काई मैप जैसी संपत्तियां यूक्रेन को एक रास्ता दे सकती हैं जिससे वो नकद या हथियार हासिल कर सके, जिनका इस्तेमाल वो रूस के खिलाफ अपनी जमीन की रक्षा के लिए कर सकता है। यह तुम मेरा काम करो मैं तुम्हारा जैसी स्थिति है, जिसमें स्काई मैप केंद्र में है। इस सौदे से यूक्रेन को मिलने वाले आर्थिक लाभों के अलावा एक रणनीतिक पहलू भी है जिसे ध्यान में रखना चाहिए। ये कहना उचित होगा कि पिछले 1 साल या उससे अधिक समय में अमेरिका और यूक्रेन के बीच संबंध कुछ अस्थिर रहे हैं। ट्रंप प्रशासन से टकराव के कारण यूक्रेन असमंजस में रहा कि रूस के खिलाफ वह अमेरिका पर कितना भरोसा करे। अमेरिका को अपने साथ बनाए रखना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि यूक्रेन के लिए यह साबित करना कि जब भी अमेरिका को समर्थन की जरूरत हो वह उसके लिए उपयोगी साबित हो सकता है, जितना कि अमेरिका का यूक्रेन का समर्थन करना। एक दूसरे की मदद जरूरी है, जो अब खाड़ी क्षेत्र में दिखने लगा है। ये यूक्रेन की ड्रोन कूटनीति है। ये यूक्रेन अमेरिका संबंधों को यूक्रेन के लिए सही समय पर मजबूत कर रहा है। FDD एक्शन के अनुसार यूक्रेन उन गिने चुने अमेरिकी सहयोगियों में रहा जिसने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी शुरू होते ही अमेरिका की मदद का अवसर तुरंत अपना लिया। इंटरसेप्टर ड्रोन, विशेषज्ञ और अब स्काई मैप सभी को जल्दी से भेजा गया है, और इससे यूक्रेन ने खुद को अमेरिका के सबसे मूल्यवान और भरोसेमंद सहयोगियों में से एक साबित कर दिया है। FDD एक्शन का कहना है कांग्रेस को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यूक्रेन रूस से 4 साल से ज्यादा की जंग के बाद थक चुका है और फिर भी
जबरदस्त समर्थन दे रहा है। क्या इसके लिए कोई रणनीति है? हाँ, यूक्रेन जानता है कि अमेरिका को मदद चाहिए तो उसे आगे आना चाहिए। ये दोनों देशों के रिश्ते के लिए अच्छा है। लेकिन जब यूक्रेन स्काई मैप जैसी तकनीकें उपलब्ध कराता है और उसे पता है कि वह क्या कर रहा है, तब भी यह बात कम नहीं होती कि वह अमेरिका का एक आदर्श सहयोगी साबित हो रहा है। हम यह भी देखने लगे हैं कि यूक्रेनी तकनीकों का एकीकरण जितना कई लोगों ने सोचा था, उससे कहीं ज्यादा गहराई तक जा रहा है। 31 मार्च को एक दिलचस्प खबर सामने आई। डिफेंस वन ने रिपोर्ट किया कि अब सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल कीथ केलॉग ने पावर अस नामक कंपनी के बोर्ड में शामिल हो गए हैं। पहले खबर अप्रासंगिक लगती है, लेकिन पता चलता है कि पावर एस फ्लोरिडा की कंपनी है जिसे यूक्रेनी ड्रोन निर्माताओं से तकनीक लेने और संबंध बनाने के लिए बनाया गया है। केलॉग, जो ट्रंप के पहले कार्यकाल में सलाहकार थे और नवंबर 2024 में रूस यूक्रेन के विशेष दूत बने, यूक्रेन के ड्रोन निर्माताओं को व्हाइट हाउस से सीधे जोड़ सकते हैं। अक्सर दो देशों के रिश्ते ऐसे ही मजबूत होते हैं, दिखावे से नहीं बल्कि पर्दे के पीछे उठाए गए कदमों से संबंधों का नेटवर्क बनता है। स्काई मैप का आगमन खाड़ी क्षेत्र और ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के लिए अहम है। साथ ही ये यूक्रेन की उस योजना का हिस्सा है जिससे वो खुद को अमेरिका का जरूरी साझेदार बनाना चाहता है। हम देख रहे हैं कि यूक्रेन अमेरिका को ईरान में लक्ष्यों में मदद कर रहा है। हम देख रहे हैं कि यूक्रेन ड्रोन विशेषज्ञ यूरोप भेज रहा है, जिससे यूरोपीय रक्षा अमेरिका से स्वतंत्र होने में मदद मिलती है, जैसा ट्रंप प्रशासन चाहता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की अमेरिका के साथ ड्रोन सौदों की कोशिश कर रहे हैं। स्काई मैप प्रिंस सुल्तान एयरबेस में ईरानी शाहिद्स को खोजकर नष्ट करने के मिशन पर है, जबकि यूक्रेन अपने सभी सहयोगियों से संबंध मजबूत करने के मिशन पर है। यूक्रेन के इंटरसेप्टर ड्रोन खाड़ी देशों में उड़ रहे हैं, जबकि राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की लगातार संकेत दे रहे हैं। अभी बहुत कुछ बाकी है। अमेरिका भी तैयार नहीं है। यूक्रेन होर्मुज जलडमरू मध्य में कुछ बड़ा करने की तैयारी में है। नाकाबंदी कौन सी? ईरान आने वाली चीज को रोक नहीं सकता, क्योंकि यूक्रेन वही चीज देने जा रहा है जिसे ईरान की सरकार कभी अपनी महत्वपूर्ण जलमार्ग में देखना नहीं चाहती थी। होर्मुज जलडमरू मध्य के सुरक्षा सम्मेलन में जेलेंस्की ने वो कहा जो हर खाड़ी देश सुनना चाहता था। अगर हमारी ड्रोन डील मध्य पूर्वी देशों से होती है तो समुद्री ड्रोन भी शामिल होंगे। इसलिए कुछ भी संभव है। हम रक्षा में शामिल हो सकते हैं, हम काफिलों में मदद कर सकते हैं, जेलेंस्की ने एकत्रित प्रतिनिधियों से कहा। एक ही झटके में जेलेंस्की ने यह स्थापित कर दिया कि यूक्रेन एक ऐसा देश बन गया है जो पहले रूस के आक्रामक युद्ध से निपटने के लिए दूसरों पर निर्भर था, लेकिन अब वो एक शक्तिशाली सैन्य राष्ट्र बन चुका है जो जरूरत के समय दूसरों की मदद करने में सक्षम है। यूक्रेन पहले ही ड्रोन विशेषज्ञों को मध्य पूर्व भेज चुका है। उसके 200 से अधिक सबसे बेहतरीन और होनहार लोग खाड़ी देशों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं ताकि वे यह समझ सके कि ड्रोन को कैसे इंटरसेप्ट किया जाए और ईरान के शाही ड्रोन को रोकने के लिए उन्हें रास्ते में ही कैसे रोका जाए। वे विशेषज्ञ तो ईरान के शाहिद ड्रोन को सीधे तौर पर नष्ट भी कर रहे हैं, कम से कम अगर जेलेंस्की की बात मानी जाए तो जो हम यहाँ देख रहे हैं वह एक अगला कदम है। इंटरसेप्टर पहले से ही उड़ान भर रहे हैं। अब नौसैनिक ड्रोन आ रहे हैं और वे सिर्फ ईरान द्वारा होर्मुज जलडमरू मध्य में तैनात जहाजों को नष्ट करने से कहीं ज्यादा कर सकते हैं। जेलेंस्की ने यह इशारा ऑनलाइन सुरक्षा शिखर सम्मेलन में किया, जो ब्रिटेन द्वारा लंदन में आयोजित होने वाले अगले शिखर सम्मेलन से पहले हुआ। उस शिखर सम्मेलन में 35 देश भाग लेंगे और चर्चा होगी कि सामूहिक पश्चिम संभवतः बिना अमेरिका के ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के बाद होर्मुज जलडमरू मध्य की सुरक्षा कैसे बढ़ाएगा। यूके के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा कि शिखर सम्मेलन कूटनीतिक और राजनीतिक उपायों पर विचार करेगा ताकि नौवहन की स्वतंत्रता, जहाजों व नाविकों की सुरक्षा और आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही फिर शुरू की जा सके। यूक्रेन के लिए यह एक अवसर है। जेलेंस्की ने अभी हमें ठीक ठीक बताया है कि उनका देश खुद को खाड़ी क्षेत्र के प्रमुख खिलाड़ियों में से एक कैसे बनाना चाहता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने पुराने खाड़ी समझौतों का जिक्र किया जिससे उसके समुद्री ड्रोन होर्मुज जलडमरू मध्य पहुंच सकते हैं। उन जलडमरू मध्यों ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी और होर्मुज जलडमरू मध्य की नाकेबंदी का असर अपनी जेबों पर झेला है। विश्लेषक ओगुजान अक्काया के अनुसार इराक, ईरान, सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात या यूएई से रोजाना तेल निर्यात
मार्च के अंत तक पहले ही 1.23 करोड़ बैरल से घटकर 78 लाख बैरल रह गया है। AA आउटलेट के अनुसार इन देशों को खोई तेल गैस आमदनी और ईरान की मिसाइलों व शाहिद ड्रोन के नुकसान को जोड़कर युद्ध के अंत तक 50 अरब डॉलर से ज्यादा का नुकसान हो सकता है। इन खाड़ी देशों को एक ऐसे सहयोगी की जरूरत है जो ईरान के ड्रोन के खिलाफ उनके जहाजों और बुनियादी ढांचे की रक्षा करने में उनकी मदद कर सके। यूक्रेन ने आगे बढ़कर यह जिम्मेदारी ली है। 19 अप्रैल को जेलेंस्की के समुद्री ड्रोन खाड़ी भेजने के संकेत के कुछ दिन पहले ही यूक्रेन ने कतर, सऊदी अरब और UAE के साथ 10 साल के रक्षा समझौते किए। ये समझौते पहले से प्रक्रिया में थे, अब औपचारिक रूप से हस्ताक्षरित हैं। जेलेंस्की ने इसे बड़े बदलाव की शुरुआत बताया। हम सऊदी अरब, अमीरात और कतर के साथ 10 साल के अनुबंधों पर सहमत हो चुके हैं। जेलेंस्की ने बताया कि 11 देशों मध्य पूर्व खाड़ी देशों से अनुरोध मिल चुके हैं और अब हम कॉकस क्षेत्र की ओर भी बढ़ रहे हैं। ये समझौते यूक्रेन के लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने कि खाड़ी देशों के लिए। जैसा कि पॉलिटिको ने बताया है, यूक्रेन ने इन समझौतों का इस्तेमाल तेल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए किया है, खासकर उस सर्दी के बाद जब रूस ने लगातार यूक्रेन की ऊर्जा ग्रिड और बुनियादी ढांचे पर हमले किए थे। जेलेंस्की ने कहा कि कच्चा तेल यूरोपीय रिफाइनरियों में जाकर ईंधन बनेगा और फिर यूक्रेन भेजा जाएगा। कुछ मामलों में खाड़ी देश सीधे डीजल देंगे। यूक्रेन को वित्तीय सहायता और मिसाइल इंटरसेप्टर मिलेंगे, जिससे स्पष्ट है कि ये समझौते केवल ड्रोन भेजने तक सीमित नहीं है। यूक्रेन को एक समान भागीदार के रूप में देखा जा रहा है और इसका मतलब है कि उसे उतना ही मिल रहा है जितना वो दे रहा है। हम ये नहीं भूल सकते कि जेलेंस्की की नई जानकारी अपने पश्चिमी साझेदारों के साथ यूक्रेन की स्थिति के लिए क्या मायने रखती है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने बहुत समझदारी से उन लोगों से कहा है जिन्होंने 4 साल तक यूक्रेन को रूसी आक्रामकता के खिलाफ लड़ने में मदद की है कि अब यूक्रेन भी मदद करने के लिए तैयार है। कम से कम ऐसा लगता है कि यूनाइटेड किंगडम चाहता है कि यूक्रेन के नौसैनिक ड्रोन होर्मुज जलडमरू मध्य में जाए। स्टारमर ने होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलना एक वैश्विक जिम्मेदारी बताया वर्चुअल सम्मेलन से पहले, जिसमें जेलेंस्की ने संकेत दिया, हमें वाणिज्यिक जहाजरानी को आश्वस्त करना और बारूदी सुरंग हटाने का समर्थन करना चाहिए ताकि वैश्विक स्थिरता व सुरक्षा लौट सके, स्टारमर ने कहा। वाणिज्यिक जहाजरानी को आश्वस्त करने के लिए गैर सैन्य जहाज़ों को भविष्य में ईरानी शाहिद ड्रोन और तेज नाव हमलों से सुरक्षा देना जरूरी होगा। यूक्रेन के नौसैनिक ड्रोन उस काम के लिए उपयुक्त है। यूके इस तथ्य को मानता है और उसने पहले ही कह दिया है कि यूक्रेन होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने में एक उपयोगी भूमिका निभा सकता है। उसकी भूमिका सिर्फ नौसैनिक ड्रोन और इंटरसेप्टर तक सीमित नहीं है। यूक्रेन को नाकेबंदी से निपटने का अनुभव है, खासकर उस नाकेबंदी का जिसे रूस ने काले सागर में यूक्रेन के प्रमुख खाद्य सुरक्षा गलियारों में लागू करने की कोशिश की थी। यूक्रेन को काले सागर बेड़े के रूसी युद्धपोतों से निपटना था, न कि ईरान के होर्मुज जलडमरू मध्य में इस्तेमाल होने वाले ड्रोन या तेज नावों से। लेकिन उस नाकेबंदी को हटाने के लिए यूक्रेन ने जिन हथियारों का इस्तेमाल किया, उनमें से कई, जिनमें वे नौसैनिक ड्रोन भी शामिल हैं, जो अब खाड़ी की ओर जाते दिख रहे हैं, उस अभियान में अहम थे। यूक्रेन के पास इसका खाका और युद्ध में आजमाया हुआ अनुभव है, जिससे साबित होता है कि उसके ड्रोन खाड़ी में काम करेंगे। यूक्रेन के ड्रोन तैयार हैं। देश को एक अनपेक्षित बाधा पार करनी पड़ सकती है। हमने पहले बताया था कि उस सम्मेलन में जेलेंस्की ने घोषणा की थी, जिसमें अमेरिका औपचारिक रूप से शामिल नहीं था। इसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन एक कारण यह है कि अमेरिका मानता है कि उसके पास होर्मुज जलडमरू मध्य के लिए अपना समाधान है। अमेरिका ने ईरान की नाकाबंदी और समझौते की बातचीत से इनकार के जवाब में अपनी नाकाबंदी शुरू कर दी है। इसी वजह से जेलेंस्की द्वारा दिए गए ऐसे संकेत अमेरिका के लिए उतने ही चौंकाने वाले होंगे जितने कि वे ईरानी शासन के लिए है, जो अपनी विषम रणनीतियों के जरिए होर्मुज में दबदबा बनाना चाहता है। वीडियो बनाते वक्त अमेरिकी नाकाबंदी जारी थी। 20 अप्रैल को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की कि अमेरिका का नाकाबंदी हटाने का कोई इरादा नहीं है जब तक कि ईरान के साथ कोई समझौता नहीं हो जाता। ट्रंप नाकाबंदी के प्रभावों से संतुष्ट नजर आते हैं। 20 अप्रैल को ट्रूथ सोशल पर ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी नाकाबंदी ईरान को तबाह कर रही है और ईरानी शासन को हर दिन $500 मिलियन का नुकसान हो रहा है। अमेरिका और ईरान उस समझौते के करीब नहीं आ रहे जिससे अमेरिकी नाकाबंदी खत्म हो। बातचीत के बावजूद दोनों देश एक दूसरे को धमकियां दे रहे हैं। 20 अप्रैल को ईरान ने कहा कि वह जवाब देगा, क्योंकि अमेरिका ने एक दिन पहले
उसका टैंकर जब्त किया था। ट्रंप ने कहा कि अगर बातचीत विफल रही तो अमेरिका ईरान के नागरिक ढांचे पर हमला करेगा, जबकि ईरान पाकिस्तान में होने वाली ताज़ा वार्ता में शामिल होने को लेकर अनिश्चित है। होर्मुज जलडमरू मध्य की स्थिति अब भी अस्थिर है। सवाल है, क्या अमेरिका यूक्रेन के नौसैनिक ड्रोन के इस जलमार्ग में घुसने से खुश होगा? इस सवाल का जवाब देना मुश्किल है। 5 मार्च को जो ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के लगभग एक हफ्ते बाद था, ज़ेलेंस्की ने दावा किया कि अमेरिका ने ईरान के शाहिद ड्रोन से निपटने के लिए यूक्रेन से मदद मांगी थी। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा था कि वे इंटरसेप्टर ड्रोन और विशेषज्ञता पैट्रियट एयर डिफेंस के बदले अमेरिका को देने को तैयार है। उस समय ट्रंप इस मदद के लिए तैयार दिखे। यहाँ तक कि ज़ेलेंस्की की टिप्पणी के बाद उन्होंने कहा था कि वे किसी भी देश से किसी भी तरह की मदद लेने के लिए तैयार है। पर 11 दिन बाद इंडिपेंडेंट ने बताया कि अमेरिका ने यूक्रेन की ड्रोन तकनीक देने की पेशकश ठुकरा दी थी। अक्सर यूक्रेन को नहीं पता कि उसकी अमेरिका के साथ स्थिति क्या है। ये ज़ेलेंस्की के बड़े इशारे की ओर ले जाता है। अगर अमेरिका होर्मुज जलडमरू मध्य में यूक्रेन की मदद नहीं चाहता तो यूक्रेन नहीं बदलेगा, पीछा करने पर वह रास्ता बदल लेगा। दरअसल खाड़ी देशों के साथ दशक भर पुराने रक्षा समझौतों का मकसद यही है, क्योंकि यूक्रेन उन देशों के लिए मुख्य हथियार आपूर्तिकर्ता बन रहा है जिन्हें होर्मुज जलडमरू मध्य में अमेरिका ईरान की गतिविधियों से असर हुआ है। आइए हथियारों पर लौटे। यूक्रेन के इंटरसेप्टर ड्रोन खाड़ी में उड़ रहे हैं और अब यूक्रेन अपने नए साझेदारों को नौसैनिक ड्रोन देने जा रहा है। लेकिन क्या ये ड्रोन वाकई होर्मुज जलडमरू मध्य में इतना बड़ा फर्क ला पाएंगे कि एक बार में ही नाकेबंदी खत्म हो सके? जवाब देने से पहले याद दिला दूं कि आप मिलिट्री शो देख रहे हैं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें, इससे पहले कि हम यूक्रेन के समुद्री ड्रोन के बारे में जानें। अब हम समुद्री ड्रोन की मूल बातें जानते हैं। ये मानव रहित सतही पोत दूर से नियंत्रित किए जाते हैं और इनका इस्तेमाल जहाज़ों पर शक्तिशाली वारहेड से हमला करने के लिए किया जा सकता है। ये सब ठीक है और यूक्रेन वर्षों से काले सागर में अपने नौसैनिक ड्रोन इसी उद्देश्य के लिए इस्तेमाल कर रहा है। यूक्रेन कभी स्थिर नहीं रहता, वह लगातार नवाचार करता है। हाल में समुद्री ड्रोन में प्रगति से ये हथियार होर्मुज जलडमरू मध्य में अब संभावित रूप से नाकेबंदी खत्म कर सकने वाले साधन बन गए हैं, जिन्हें खाड़ी देश और पश्चिमी राष्ट्र जलमार्ग खोलने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले हम 17 मार्च पर वापस चलते हैं। उस तारीख को मिलिटार्नी ने यूक्रेन के मैगुरा V7 ड्रोन द्वारा हासिल की गई एक उल्लेखनीय उपलब्धि की रिपोर्ट दी थी। यह उपलब्धि अभी सार्वजनिक नहीं हुई थी। असल में यह सितंबर 2025 में हुआ था, जब यूक्रेन पुर्तगाली तट के पास आयोजित नाटो रेपमस और डायनामिक मैसेंजर अभ्यासों में भाग ले रहा था। उन अभ्यासों में ब्लूज, नाटो सेनाएं और रेड्स शामिल थे, जो यूक्रेन के मागुरा V7 ड्रोन इस्तेमाल कर रहे थे, जो नाटो युद्धपोतों का सामना करते थे। इन युद्ध अभ्यासों के 5 परिदृश्यों में रेड्स ने हर बार ब्लूज को हराया। ऐसा करने के लिए रेड्स ने मागुरा V7 नौसैनिक ड्रोन के अलग अलग संस्करणों का इस्तेमाल किया, जिन्हें हर अभ्यास में विशेष उद्देश्यों के लिए अनुकूलित किया गया था। एक मामले में मागुरा को टोही उपकरणों से लैस किया गया था ताकि रेड्स पुर्तगाल के तट के पास यातायात को निर्देशित करने में मदद कर सके। एक अन्य मामले में यूक्रेन के ड्रोन को मशीन गन से लैस किया गया था, जिसे वो पानी पर मौजूद खतरों को खत्म करने के लिए इस्तेमाल कर सकता था। अब तक मागुरा की सबसे बड़ी उपलब्धि कम से कम एक नाटो फ्रिगेट को सिमुलेटेड अभ्यास में डुबोना थी। युद्ध अभ्यास में जीत तब मानी जाती थी जब यूक्रेन का कोई ड्रोन ब्लूज से बचे रहते हुए किसी लक्ष्य जैसे जहाज के रडार सिस्टम को लॉक कर लेता था। मागुरा बार बार इसमें सफल रहा। यही नौसैनिक ड्रोन खाड़ी भेजा जाएगा, जिससे ईरान को चिंता होनी चाहिए। मागुरा V7 साल 2025 से मौजूद है। इसकी क्रूजिंग स्पीड 23 नॉट्स है और ये अधिकतम 39 नॉट्स तक जा सकता है, जो ईरान की तेज नावों का पीछा करने के लिए पर्याप्त है। ड्रोन का स्टैंडर्ड वर्जन समुद्र में लगातार 48 घंटे तक रह सकता है और इसकी रेंज 800 नॉटिकल माइल्स है। ईरान की सबसे बड़ी चिंता है कि मगुरा V7 650 किलोग्राम यानी 1400 पाउंड से ज़्यादा पेलोड ले सकता है। हम पहले से जानते हैं कि ये मात्रा किसी नाटो फ्रिगेट को युद्ध अभ्यास के दौरान डुबोने के लिए काफ़ी है। ईरान होर्मुज जलडमरू मध्य पर जिन छोटी नावों का दबदबे के लिए इस्तेमाल करता है,
उनके लिए इतनी विस्फोटक शक्ति जानलेवा है। खाड़ी देशों को ऐसा समुद्री ड्रोन मिल सकता है जो ईरान की नौसेना के खतरे से निपटे, लेकिन ईरान के शाहिद ड्रोन का क्या? वे ड्रोन होर्मुज जलडमरू मध्य में उड़कर वाणिज्यिक जहाज़ों को निशाना बना रहे हैं और खाड़ी देशों का तेल व माल भेजने से रोक रहे हैं। यूक्रेन ने इंटरसेप्टर ड्रोन के रूप में शाहिद ड्रोन का हल पेश किया है। ये ड्रोन स्थिर लक्ष्यों की रक्षा में सबसे प्रभावी होते हैं, खासकर जब वे अपने देश के क्षेत्र में तैनात हों। व्यावसायिक जहाज स्थिर नहीं होते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यूक्रेन के समुद्री ड्रोन होर्मुज जलडमरू मध्य में ईरान के शाहिद खतरे से निपटने में मदद नहीं कर सकते। 19 अप्रैल को मिलिटार्नी ने बताया कि यूक्रेन ने पहली बार रूसी शाहिद ड्रोन रोकने के लिए नौसैनिक ड्रोन कैरियर का उपयोग किया। इस ऑपरेशन में हमने देखा कि यूक्रेन ने अपने एक समुद्री ड्रोन का इस्तेमाल हवाई ड्रोन के लिए मदरशिप के रूप में किया, जिन्हें समुद्री ड्रोन से ही आसमान में लॉन्च किया गया। यूक्रेन ने यह नहीं बताया है कि उसने इस ऑपरेशन के लिए अपने कौन से नौसैनिक ड्रोन का इस्तेमाल किया। हालांकि मार्च में ऐसी रिपोर्टें आई थी कि यूक्रेन ने अपने कुछ मगुरा ड्रोन को इस तरह से मॉडिफाई किया है कि वे इंटरसेप्टर ड्रोन को ले जाने और लॉन्च करने में सक्षम हो सके। ये एक काफी बड़ा संकेत लगता है। यूक्रेन ने अपनी इस दुनिया में पहली बार हासिल की गई उपलब्धि का फुटेज भी जारी किया है। वीडियो में दिखाया गया है कि यूक्रेन का इंटरसेप्टर समुद्री ड्रोन डेक से छोड़ने के बाद तेजी से उड़ता है। फिर इंटरसेप्टर का रिकॉर्ड किया दृश्य दिखता है, जिसमें वो रूसी शाहिद ड्रोन की तरफ बढ़ता है। स्क्रीन पर सिग्नल रुक रुक कर आता है। ड्रोन ने सीधा निशाना साधा। यूक्रेन ने हवाई ड्रोन खतरों से निपटने की क्षमता बढ़ाई है। यूक्रेन के लिए समुद्री ड्रोन से हवाई ड्रोन लॉन्च करना नया नहीं है। यूक्रेन ने इससे पहले भी ऐसा किया है, मुख्य रूप से अपने समुद्री ड्रोन से FPV ड्रोन लॉन्च करके रूस के बड़े हवाई संसाधनों जैसे हेलीकॉप्टरों को मार गिराया है। पहली बार हमने यूक्रेन के नए प्रकार के इंटरसेप्टरों को उसके एक समुद्री ड्रोन से लॉन्च होते देखा है। तालमेल स्पष्ट है। यूक्रेन पहले ही इंटरसेप्टर खाड़ी क्षेत्र में भेज रहा है। अब ये अपने समुद्री ड्रोन में नई क्षमताएं दिखा रहा है, जिससे खाड़ी देश इंटरसेप्टर को होर्मुज जलडमरू मध्य ले जा सकते हैं। संभावनाओं पर सोचिए। सऊदी अरब और कतर अपने टैंकर होर्मुज जलडमरू मध्य में मगुरा की छिपी मौजूदगी के साथ भेज सकते हैं। शाहिद के आते ही मघेरा उभरता है और इंटरसेप्टर छोड़ता है, और अगर कोई तेज नाव रोकने की कोशिश करती है तो मघेरा उस पर मशीन गन से फायर कर सकता है या ज़रूरत पड़ने पर अपने भारी विस्फोटक पेलोड से नाव को नष्ट कर सकता है। साथ ही हमें यूक्रेन के नौसैनिक ड्रोन की पिछली उपलब्धियां भी याद रखनी चाहिए। ये ड्रोन उन सबसे बड़े कारणों में से एक है जिनकी वजह से मार्च 2024 तक रूस के ब्लैक सी फ्लीट का 1/3 हिस्सा खत्म हो गया है। नौसैनिक और हवाई ड्रोन मिसाइलों के साथ रूस के युद्धपोतों पर इतनी जोरदार मार कर रहे हैं कि उन्हें क्रीमिया से पीछे हटना पड़ा। अब वे जहाज क्रीमिया से हटाए जाने के बाद मुख्य भूमि के नोवोरोसिस्क बंदरगाह में रुके हुए हैं। रूस के युद्धपोत अब शायद ही कभी समुद्र में निकलते हैं। उन्हें पता है कि यूक्रेन के समुद्री ड्रोन उनका इंतजार कर रहे हैं। यूक्रेन ने भी उन्हीं प्रकार के ड्रोन का इस्तेमाल किया है जिनका ज़ेलेंस्की संकेत देते हैं कि वे खाड़ी में आ रहे हैं, और कम से कम एक रूसी पनडुब्बी को निष्क्रिय कर दिया है। ईरान के पास उसके बेड़े में अनुमानित 28 से 30 पनडुब्बियां हैं। अगर यूक्रेनी समुद्री ड्रोन होर्मुज जलडमरू मध्य में प्रवेश करते हैं तो वे पनडुब्बियां सुरक्षित नहीं रहेंगी। यूक्रेन ने कर्च ब्रिज पर हमला करने के लिए नौसैनिक ड्रोन का इस्तेमाल किया, जो क्रीमिया को रूसी मुख्य भूमि से जोड़ता है। आप इसमें जोड़ सकते हैं कि खाड़ी देशों को यूक्रेन से समुद्री बुनियादी ढांचे पर हमला करने की क्षमता मिलेगी। हम सोचते हैं, क्या तामिकाज़े मघरा ड्रोन जल्द ही ईरानी बंदरगाहों तक पहुंचकर तेज नावों की लॉन्चिंग रोक पाएंगे? यही बहुप्रयोज्यता यूक्रेन के समुद्री ड्रोन को होर्मुज जलडमरू मध्य में अहम बनाती है। उस जलमार्ग पर ईरान की कोई भी तैनाती इन ड्रोन से सुरक्षित नहीं रहेगी। शहीद को यूक्रेन के नौसैनिक ड्रोन के डेक से छोड़े गए इंटरसेप्टर द्वारा गिराया जा सकता है। ईरान द्वारा होर्मुज जलडमरू मध्य में भेजी जाने वाली कोई भी नाव, चाहे वह तेज नाव हो, युद्धपोत हो या यहां तक कि पनडुब्बी भी हो, खतरे में है। यूक्रेन के ड्रोन उन सभी को निशाना बना सकते हैं, और चूंकि यूक्रेन के 200 से अधिक ड्रोन विशेषज्ञ पहले से ही खाड़ी क्षेत्र में तैनात हैं,
यूक्रेन के नए साझेदार उसके नए ड्रोन के बारे में सीख सकेंगे और उन्हें तैनात कर सकेंगे उस ब्लूप्रिंट के आधार पर जो पहले ही रूस के खिलाफ कारगर साबित हो चुका है। जहां तक यूक्रेन की बात है, उसके समुद्री ड्रोन के पहुंचने पर वह खाड़ी क्षेत्र में एक ताकतवर खिलाड़ी बनने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाएगा। यूक्रेन का परिवर्तन पूरा होगा। फरवरी 2022 में रूस के हमले के वक्त यूक्रेन की सेना सोवियत उपकरणों पर निर्भर थी। इसके बावजूद वो टिकी रही और बाद में पश्चिमी देशों के समर्थन ने मदद की। लेकिन अब यूक्रेन पहले से कहीं ज्यादा आगे बढ़ चुका है। ये देश ड्रोन विकास में अग्रणी है और खाड़ी देशों को होर्मुज जलडमरू मध्य खोलने के लिए जरूरी समाधान देता है। यूक्रेनी नौसैनिक ड्रोन वहां भेजे जा रहे हैं जहां ईरान उन्हें नहीं देखना चाहता। शासन जो आने वाला है उसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकता। यूक्रेन की ताज़ा कार्रवाई बस वही जोड़ती है जो वह पहले से ही होर्मुज जलडमरू मध्य में कर रहा है। इस वीडियो में इंटरसेप्टर ड्रोन और 10 साल के सौदों पर चर्चा की गई है। अब जानिए कि यूक्रेन रूस से निपटने के अपने अनुभव का इस्तेमाल कैसे कर रहा है ताकि वो खुद को खाड़ी देशों के लिए सबसे महत्वपूर्ण साझेदारों में से एक बना सके। हमारा वीडियो देखें जिसमें बताया गया है कि यूक्रेन कैसे नए गठबंधन बना रहा है और इसका रूस पर प्रभाव क्या है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो द मिलिट्री शो को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप यूक्रेन और खाड़ी में होने वाले ताज़ा घटनाक्रमों की हमारी कवरेज कभी न चूकें। और देखने के लिए धन्यवाद।